बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तुम साथ रहना और इसकी राइटर है मरियम अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वो पाइप हाथ में लिए गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। पापा, इतनी जल्दी आ गए? वो पाइप क्यारी में रख कर तेजी से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाली का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई, सुल्तान साहब किचन में ही खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहीं थी पापा, पिछले लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, आज साजिद भाई ने आना था, मुझे पता था मेरी बेटी अकेली होगी, सोचा चलो उसकी कुछ हेल्प करवा दूँ। वो हंस पड़ी। मेरी हेल्प के लिए सकीना थी मेरे साथ। दूसरा, मुझे कुकिंग आती है पापा, आपने मुझे बिल्कुल ही निकम्मा समझ लिया है। चाय बनानी आती है, आमलेट भी बना लेती हो, गोभी गोश्त भी बना लेती हूँ, इतना मुझे पता है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो बताओ। उनका अंदाज चैलेंज करता हुआ था। ओके। उसने जैसे उनका चैलेंज कबूल किया था। ये देखें, फ्राई फिश बनाई है और मैंने बनाई है। उसने सीने पर उंगली रख कर कहा। और ये कोफ्ते, वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। वो बेसाख्ता खुश होकर बोले। लेकिन एक बात बता दूँ, कोफ्ते रेडीमेड है। उसके बताने पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़े। भले रेडीमेड हो, बनाए तो मेरी बेटी नहीं है ना। सकीना किधर गई है? उसे मैंने पास की बेकरी में भेजा है आइसक्रीम लाने। गुड। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ। दोनों बाप बेटी पीते हैं और साथ में गपशप करते हैं। वो सर हिलाकर चूल्हे की तरफ मुड़ गई। वो बड़े इन्हमाक के साथ अपने नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी जब सकीना दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। वो आपके ताया जी आ गए हैं। उसके बुरा सा मुंह बनाकर इतला देने पर आयशा को हंसी आ गई। उनको अपने घर में चैन नहीं, आते भी उस वक्त हैं जब खाने का वक्त होता है। चलो गुस्सा छोड़ो, खाना तो तुम बना चुकी हो ना। आयशा बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ मौजूद 3 लोगों में से 2 ने जवाब दिया और वो उसके ताया और उसका कज़न साथ था जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसकी ताई ज़ुबैदा जिन्होंने उसके सलाम का जवाब देने की जहमत नहीं की थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसे भी वो पसंद नहीं थी। सो वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ताया जी की तरफ बढ़ी और उनसे प्यार लेकर सामने सोफे पर बैठ गई। और आयशा बेटी, क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं ताया जी, सुबह कॉलेज फिर घर, यही रूटीन है। तो बेटा सारा दिन बोर नहीं होती? कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लिया करो। सुल्तान भी कम ही आता है, मैं ही आ जाता हूँ। वो उनके शिकवे के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा ही सकती थी क्योंकि जो जवाब उसके पास था उन्हें पसंद ना आता। अब्बू जी, दरअसल हमारी कज़न का स्टैंडर्ड नहीं है कि वो हमारे छोटे से घर में आए। ये उसके कज़न साद का तबसरा था। आयशा की मुस्कुराहट सुकर गई थी और इसका चेहरा देखकर ताया जी ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। ताई जी को शायद अपने बेटे की शान में ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई थी। वो भी कटीले अंदाज में बोली, हाँ तो साद गलत क्या कह रहा है? कब आती है आयशा हमारी तरफ? इतनी दफ़ा बुलाया है, ये हम ही हैं जो ढीठों की तरह इससे मिलने आ जाते हैं। आयशा को एकदम बहुत गुस्सा आया। ज़ुबैदा। साजिद साहब ने गुस्से से उनका नाम लिया तो वो जो मज़ीद बोलने का इरादा रखती थी मुँह ही मुँह में बदबदा कर रह गई। तभी सुल्तान साहब कमरे में दाखिल हुए। वो उठ कर किचन में आ गई। सकीना तेज़ी के साथ काम निपटा रही थी। सकीना, तुम ये बर्तन डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं ये सलाद बनाती हूँ। उसके हाथ से छुरी लेकर उसने उसे डाइनिंग रूम भेजा था। सलाद काट कर उसने कबाब भी फ्राई कर लिए। अब वो डिश में उन्हें निकाल कर यूं ही खड़ी थी। उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। उसका अंदर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बाजी, वो अपनी सोचों में थी जब सकीना की आवाज़ पर चौंकी। सब चीज़ें रखती हैं, सब बैठ गई हैं, बड़े साहब आपको बुला रही हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सकी। सकीना, तुम ऐसे मत जाना, खाना यहीं खा लो। जी बाजी। वो ताबेदारी से सर हिलाकर काउंटर की तरफ मुड़ गई। आयशा बेटा, कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। अब के सुल्तान साहब ने खुद उसे आवाज़ दी और वो जानती थी एक तो वो उसके बगैर खाना नहीं खाते और अब वो ना गई तो वो खुद आ जाएंगे। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद उसने चाय और बिस्किट ट्रॉली में सेट किए और सकीना को ट्रॉली लाउंज में लाने का कहकर खुद लाउंज में आ गई। सबको चाय सर्व करके वो सुल्तान साहब के साथ बैठ गई। सुल्तान, तुम तो अच्छी खासी हंसमुख हो। जरीना भी बड़ी खुश मिजाज और मिलनसार थी। आयशा तो तुम दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ुबैदा बेगम ने अबरूज खाकर एक दफ़ा फिर आयशा की ज़ात को हदफ बनाया था। आपकी गलत फहमी है भाभी, मेरी बेटी बहुत खुश मिजाज है। बस बात इतनी सी है कि इसका दिल किसी किसी से मिलता है। सुल्तान साहब को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन जवाब उन्होंने बहुत ठंडे अंदाज में दिया था
और उनके जवाब पर आयशा के होंठों पर खुद बहुत मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुल्तान, हमारी आयशा वाकई बड़ी अच्छी उच्ची है। साजिद साहब ने एकदम बात को संभाला। खैर तुम ये बताओ सुल्तान, वो जो ऑर्डर था जिसका तुम बता रहे थे वो पे नहीं कर रहे, उन्होंने पेमेंट दी या नहीं? नहीं भाई जी, अभी तक तो नहीं, उल्टा रोज़ रोज़ धमकियाँ मिलती हैं। सुल्तान साहब के कहने पर आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा। तुमने पुलिस को तो इत्तला नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन अब लगता है उनकी मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, साजिद साहब तेज़ी से बोले, पुलिस को इन्वॉल्व ना करो, वो मज़ीद तंग करेंगे। मैंने तुमसे कहा भी था साथ को साथ रख लो, बेटा कोई है नहीं तुम्हारा और इतनी दौलत है, लोग इसलिए भी शेर हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर सुल्तान साहब मुस्कुरा दिए थे। अब इतना भी अंधेर नहीं पड़ा भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँगा। साजिद साहब ने एक नज़र साथ पर डाली और खामोश हो गए। आयशा के बारे में क्या सोचा है? इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे आप। उनके मुस्कुराकर जवाब देने पर ना सिर्फ उन सब ने बल्कि आयशा ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। क्या मतलब? क्या तुमने तय कर लिया है? साजिद साहब की आवाज़ में परेशानी थी। जी यही समझे, लड़का बहुत अच्छा है। सुल्तान साहब मुतमिन लहजे में बोले। अब की बार आयशा परेशान हो गई। उसके पापा तो उससे छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करते थे, इतनी बड़ी बात, उसकी ज़िंदगी का फैसला उन्होंने अकेले कर लिया, उससे पूछा भी नहीं। चलें वो। साद एकदम खड़ा हो गया और उसके साथ ताया जी और ताई भी खड़ी हो गई। सुल्तान साहब उनको रुखसत करने बाहर चले गए। वो वहीं सोफे पर बैठी रह गई। एक तो तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, अपनी ज़ुबान को लगाम क्यों नहीं देती तुम? साजिद साहब ने पीछे मुड़कर गसीली नज़र अपनी बीवी पर डाली। जवाबन उन्होंने भी गुस्से से अपने सरताज को देखा। ना, ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें क्या ज़रूरत थी आयशा के बारे में उल्टी सीधी बकवास करने की? कुछ तो खुदा का खौफ खाएं साजिद, मैंने क्या उल्टा सीधा कहा? उस जैसी मगरूर बदमिजाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और क्या अबू, वो कज़न है मेरी, लेकिन मजाल है उसने कभी सीधे मुंह बात की हो। आपके ड्राइव करता साथ भी जले हुए अंदाज में बोला था। उसे चाचू की दौलत और अपनी खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही मान है। अच्छा बस, ज़्यादा फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं। ना तो वो मगरूर है ना बदतमीज़, जिस तरह की तुम तंजिया गुफ्तगू करती हो। जुबैदा बेगम, अच्छा खासा बंदा तुमसे दूर हो जाए। अबू मेरी समझ में नहीं आता, आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों करते हैं? आपके साथ नाराज़गी से बोला। इंसान कभी तो अक्ल से काम लेता है, क्या तुम लोग नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ? तुम लोग मेरा बना बनाया काम ख़राब करोगे। हूँ, उनकी बात समझकर जुबैदा ने हंकारा भरा। जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। सुल्तान कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे को नहीं देगा। जुबैदा ने तंज़िया अंदाज में कहते हुए साजिद साहब को देखा। मुँह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया करो। जुबैदा बेगम तिलमिला कर रह गई। आपकी भतीजी की तो अच्छी शक्ल है ना, तो कर ले भी बात, आपको जब टका सा जवाब मिलेगा तो हो जाएगी तसल्ली में। उन्होंने नाराज़ी से कहते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम अपनी चोंच बंद रखो, मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब की बार कोई नहीं बोला था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। हाय, वो अपने ध्यान में बैठी थी जब सिदरा ज़ोरदार आवाज़ में बोलती हुई धप से उसके करीब बैठ गई। क्या बदतमीज़ी है ये? आयशा ने नाराज़गी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं यार, कल ताया जी आए थे, वो बुझे हुए लहजे में बोली। हाँ तो इसमें नया क्या है? नया वो है जो मैंने सुना। मुझे पापा कई दिन से परेशान लग रहे थे, वो तो कल पता चला उन्हें कोई धमकियाँ दे रहा है। दूसरे पापा ने किसी को मेरे लिए पसंद कर लिया है। हैं? सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। मैं रात से बहुत परेशान हूँ। बात है तो परेशानी वाली। क्या ये पता नहीं चला कि कौन लोग हैं जो धमकियाँ देते हैं? बिजनेस राइवल ही हो सकते हैं। हूँ, और जो पसंद किया है वो कौन है? पता नहीं, मैं सुनकर इतनी शॉक्ड हुई कि कुछ पूछ ही नहीं सकी। पापा मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी आदत के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। कुजा के एक अनजान और ऐसा शख्स जिसे मैं जानती भी नहीं, उसके साथ सारी ज़िंदगी। और सिदरा, शायद पापा की खुशी के लिए मैं ऐसा कर भी लेती अगर हुज़ैफ़ा मेरी ज़िंदगी में ना होता। हुज़ैफ़ा को बताया इस बारे में? नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। पहले मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। तो अपना मूड ठीक करो। मुझे यकीन है अंकल ने अगर ऐसा कहा है तो इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आयशा, दस्तक के बाद उसके नाम की पुकार सुनाई दी तो वो जो औंधे मुँह लेटी थी उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा? पापा कब से अपनी गुड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं। सॉरी पापा, मुझे पता ही नहीं चला। वो बाल समेटते हुए उठकर बैठ गई। वो सामने सोफे पर बैठकर गौर से उसे देखने लगे। तबीयत ठीक है? जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस से आया हूँ और मुझे मेरी गुड़िया का चेहरा नज़र नहीं आया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए जिनको छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। आयशा, तुम जानती हो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बोलो क्या बात है? उसने नज़रें उठाकर उन्हें देखा तो एक के बाद दूसरा आंसू उसकी आंख से निकला। वो एकदम परेशान होकर उसके पास है। आयशा मेरी जान, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है?
वो उसका चेहरा देखते हुए पूछ रहे थे। पापा, कल आप ताया जी से कह रहे थे आपने मेरे लिए किसी को पसंद कर लिया है, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। उसके आंसुओं में रवानी आ गई। पहले तो वो समझे ही नहीं और जब बात समझ में आई तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़े। आयशा ने नाराज़गी से उन्हें देखा। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है पापा, आपके वो संजीदगी से बोली तो सुल्तान साहब को भी सीरियस होना पड़ा। तुम सास से शादी करना चाहती हो? जी? वो उनके सवाल पर बेहद हैरान हुई थी और अगले ही पल बड़े बेसाख्ता अंदाज में उसका सर नफ़ी में घुमा। तो बस इसलिए कहा था। साजिद भाई पहले भी कितनी बार बातों बातों में ये बात कर चुके हैं और इस वक्त भी मुझे लगा यही बात करने वाले हैं। और आयशा को लगा उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ हटा हो। पापा, आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूँ। आप कम से कम मुझे तो बता देते। उसने दोनों हाथों से आंखें साफ करते हुए मुस्कुराकर उन्हें देखा। और अगर सचमुच ऐसी बात हुई आयशा, जैसे मैंने कहा है, तो? छोड़े ना पापा, ऐसा है तो नहीं ना। अब वो काफ़ी हल्की फुल्की हो चुकी थी। चलें खाना खाते हैं, और मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। वो उनका बाजू थाम कर उन्हें उठाते हुए बोली। हाय की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा जहाँ हुज़ैफ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाय, जवाबन वो मुस्कुराई। कैसी हो? वो उसके सामने बैठते हुए बोला। तुम्हें कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत। अच्छा बस, आयशा ने उसे टोक दिया। कल क्यों नहीं आए थे? हुज़ैफ़ा की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई थी। उसे बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। और तुम बताओ, तुम कौन अटेंड क्यों नहीं कर पता नहीं को क्या अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? तुम मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही हो और ना ही मेरी मैसेज का रिप्लाई कर रही हो? बस ऐसे ही मुंह ठीक नहीं था। उसके मुंह बनाने पर हुज़ैफ़ा कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बदला लेने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं, ऐसी ही हूँ मैं। जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। वो शरारत से देखते हुए बोला। पता है, वो खड़ी हो गई तो हुज़ैफ़ा भी हंसता हुआ खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? उसे क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर वो पूछने लगा। ज़ाहिर सी बात है, क्लास लेने। वो पीछे मुड़कर जिताने वाले अंदाज में बोली। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा, मुझे घर जल्दी जाना है और हो सकता है मैं 2-3 दिन तक ना आऊँ। वह कहते हुए अपने मोबाइल पर मैसेज भी चेक कर रहा था। मुसलसल खामोशी पर उसने सर उठाया। आयशा बड़े संजीदा अंदाज में उसे घूर रही थी। क्यों, क्या हुआ? वो हैरानी से बोला। क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी गैर हाजिरी की वजह? यार, घर में कुछ काम है। क्या काम? वह बाकायदा जीरा पर उतर आई। है ना बस। वह कुछ झुंझलाकर बोला तो आयशा गुस्से से मुड़ी। हुज़ैफ़ा, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? आई एम सॉरी आयशा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन यार मैं बहुत परेशान हूँ। हुज़ैफ़ा के तासुरात इतनी बेचारगी लिए हुए थे कि उसे अपना गुस्सा एक तरफ रखना पड़ा। मुझे पता है तुम परेशान हो, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे। हुज़ैफ़ा ने गहरा सांस लिया। घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हुज़ैफ़ा बताने की बजाय नज़रें चुराने लगा। बाबा का ऑपरेशन है, 70,000 की ज़रूरत थी। 30,000 का इंतज़ाम हो गया, लेकिन 40 अभी बाकी हैं। और डॉक्टर ऑपरेशन तब करेंगे जब फुल अमाउंट जमा करवाई जाएगी। अब की बार आयशा ने गहरा सांस लिया। हुज़ैफ़ा, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? हुज़ैफ़ा ने अजीब सी नज़रों से आयशा को देखा। आयशा, 40,000 तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। एक लम्हे के लिए आयशा चुप की चुप रह गई, फिर बोली। मेरा मतलब वो नहीं था हुज़ैफ़ा, लेकिन तुम मुझसे डिस्कस करते तो इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मैं कल तुम्हें 50,000 रुपये दे दूँगी। हुज़ैफ़ा ने चौंक कर उसे देखा। नो आयशा, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। मेरा ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं करेगा कि मैं तुमसे रकम लूँ। हूँ तो तुम कैसे अरेंज करोगे? उसके सवाल पर वो बालों में उंगलियां चलाने लगा। भाई भी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी। देखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ ना हुआ तो क्या अंकल इतने दिन तकलीफ़ में रहेंगे? नहीं हुज़ैफ़ा, तुम्हें ये पैसे लेने होंगे। लेकिन आयशा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस हुज़ैफ़ा, वो दो टोक अंदाज में बोली तो हुज़ैफ़ा मुस्कुरा कर रह गया। ओके, मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे नहीं ले सकता। तुम्हें ज़रूर वापस करूँगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आयशा ने सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ये आज शहज़ादी साहिबा ने मुझे गरीब के घर आने की ज़हमत कैसे की? सिद्रा ने जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहज़ादी साहिबा का मूड था कि गरीब लोगों के घर जाया जाए। वो बेनियाजी से बोली तो सिद्रा हस्बे आदत खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज तुम कॉलेज नहीं आई तो सोचा तुम्हारी खैर खैरियत पता करती चलूँ। सिद्रा मुस्कुराई। घर में बहुत खामोशी है। आयशा ने खामोशी महसूस करके पूछा। हाँ, सब बाहर गए हैं और अलीना सो रही है। उसने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, छोड़ो, मेरे पास बैठो। रुको, बस 5 मिनट में आती हूँ। सिद्रा के जाने के बाद उसने गहरा सांस लिया और दिल में अल्फाज तरतीब देने लगी जो बात वो करने आई थी। और पूरे 5 मिनट बाद सजी हुई ट्रॉली के साथ सिद्रा उसके सामने थी। वाह, बड़ी फास्ट सर्विस है। आयशा बशाश लहजे में बोली। केक लो ना। उसको आहिस्ता आहिस्ता कांटे से कबाब खाते देखकर सिद्रा ने कहा। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। सिद्रा ने गौर से उसका चेहरा देखा। अब वो बात कह दो जिसको कहने की तुम कब से कोशिश कर रही हो। आयशा को हैरत नहीं हुई। पापा के बाद एक वही थी जो इसे समझती थी।
मुझे 20,000 की ज़रूरत है। सिद्रा को झटका लगा। मगर क्यों? आयशा होंठ काटने लगी। हुज़ैफ़ा को पैसों की ज़रूरत है। सिद्रा मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके माथे पे बल पड़ गए। उसने नहीं मांगे, मैं खुद उसकी मदद करना चाह रही हूँ। उसके फादर सीरियस है और ऑपरेशन के लिए रकम की ज़रूरत है। वो काफ़ी परेशान है और मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत गलत कर रही हो आयशा, उससे पैसे मांगने के लिए तुम ही नज़र आती हो। उसने मुझसे कोई डिमांड नहीं की, मैंने खुद फोर्स किया था कि वो मुझसे पैसे ले ले। वो तो नहीं ले रहा था। सिद्रा ने गुस्से से सर झटका। उसकी शर्ट पुरानी हो गई तो तुम्हें फिक्र लग जाती है। उसका मोबाइल गुम हो गया तो ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे 40,000 का मोबाइल ख़रीद कर दो। तुम्हारा बस चले तो शायद अपना बंगला भी उसके नाम लिख दो। सिद्रा प्लीज़, मैं यहाँ तुम्हारी लानत मलामत सुनने नहीं आई। 50-60 हज़ार मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा और पापा का जॉइंट अकाउंट है। मैं विदाउट एनी रीज़न इतने पैसे नहीं निकाल सकती, इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। 20,000 तुम दे दो, बाकी मैं कर लूँगी। वो अपना हैंड बैग पकड़ कर खड़ी हो गई तो सिद्रा ने तेज़ी से उसका बाजू थाम लिया और उसके सामने खड़े होकर उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। मैं ना तो तुम पर लानत मलामत कर रही हूँ, ना ही तंज। मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। सिद्रा, मैं ना तो बच्ची हूँ, ना नादान, ना समझ। तुम जानती हो मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ, और तुम ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे और हुज़ैफ़ा के स्टेटस में कितना फ़र्क है। अंकल जिन्होंने तुम्हें शहज़ादियों की तरह पाला है, वो हुज़ैफ़ा के साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हारी और हुज़ैफ़ा के लाइफ़स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आयशा एक पल के लिए खामोश होगी। मुझे पता है सिद्रा, लेकिन मैं पापा को मना लूँगी। और जैसा तुम हुज़ैफ़ा के बारे में सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। उसे मेरी दौलत से कुछ गर्ज़ नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। तुम पछताओगी आयशा, मैंने उसकी आंखों में लालच देखा है, कभी उसे आजमा के देखना। मुझे उस पर पूरा यकीन है। सिद्रा उसके पुरयकीन अंदाज पर उसे देख कर रह गई। अब बोलो, दे रही हो या नहीं? सिद्रा ने गुस्से से उसे देखा। कल कॉलेज ले आऊँगी, अभी नहीं है मेरे पास, सिद्रा नाराज़गी से बोली, जबकि आयशा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। मुझे पता था मेरी दोस्त कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती। तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई। पापा आ गए हैं। स्क्रीन देखकर वो जल्दी से बोली, कल याद से ले आना। कमरे से निकलने से पहले वो याद दहानी करवानी नहीं भूली थी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। पापा बिस्तर पर नीम दराज थे और एक एल्बम उनके आगे खुला था। पापा आ जाऊँ? उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए पूछा। आओ बेटा। उसमें पूछने वाली क्या बात है? वो कहने के साथ उठकर बैठ के, आपकी तबीयत ठीक है? वो उनको देखती हुई सामने बैठ गई। मैं ठीक हूँ गुड़िया, वो मुस्कुरा कर बोले, पर मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। कितने दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। तुम्हारा वहम है। ये बताओ क्या कर रही थी? मूवी पर आपका वेट कर रही थी। आप नहीं आए तो देखने आई थी। सो तो नहीं गए? लेटा तो सोने के लिए था, पर नींद नहीं आई। तुम्हारा बचपन याद आ रहा था तो ये एल्बम लेके बैठ गया। ये तस्वीर देखो, ये तुम 6 माह की हो, और तुम्हारी माँ देखो कितनी खुश थी तुम्हें गोद में लिए। बारहा देखी हुई तस्वीरों को वो फिर से इश्तियाक से देखने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ पापा कि मैं मामा की तरह खूबसूरत हूँ? तो वो कहा लगाकर हंस पड़े। नहीं, तुम अपनी मामा से ज़्यादा खूबसूरत हो। वह हंसकर एल्बम का अगला सफ़ा पलटने लगी। पापा एक बात पूछूं? हूँ, मामा की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। आप भी तब यंग थे, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर भी पापा, मुझे पता है आप मामा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामा के बाद आपको हक था कि आप शादी करते। मैं जब आपको चुप उदास देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी बात पर वो हंस पड़े थे। अब इस उम्र में तो मैं शादी करने से रहा। पापा मजाक में मेरी बात को मत टालें, आई एम सीरियस। वो मुंह बसूर कर बोली, ये सच है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उसकी जगह किसी और को दूँ, लेकिन सबसे बड़ी वजह तुम थी। मैं तुम्हें सौतेलेपन का दर्द नहीं देना चाहता था। मैंने सौतेलेपन का दर्द बर्दाश्त किया हुआ है। मैं नहीं चाहता था तुम भी इस दर्द से आशना हो। लेकिन पापा, ताया जी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने भी कभी उन्हें सौतेला नहीं कहा। वो तो मैं अब भी नहीं कह रहा, लेकिन उनकी वालदा ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। वो अज़ियतें जो उन्होंने मुझे दी थी, अब भी इतने बरस गुजर जाने के बाद जब मुझे याद आती हैं तो मैं काम जाता हूँ। छोड़े पापा। उन्हें डिप्रेस देखकर उसने मौजू बदल दिया। ये कौन है पापा? उसने एक ग्रुप फ़ोटो पर उंगली रखी। ये? सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर इस तस्वीर को देखा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नवाजिश, और ये उसकी वाइफ नवाजिश। तुम्हारी मामा का कज़न भी था। ये अब कहाँ है पापा? मैंने तो इतने सालों से कभी नहीं देखा। तुम्हारी मामा की डेथ के बाद ये लोग अमेरिका चले गए। मेरा फ़ोन पर इनसे रब्ता था। अब नवाजिश का फ़ोन आया था, वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। आयशा ने हैरत से उनकी खुशी देखी। मैंने पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, हमराज है। इससे मैं अपनी हर परेशानी शेयर कर सकता हूँ। पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप मुझसे नहीं अपने दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, जिससे आप सालों से नहीं मिले? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं। बस अब मैं बुरा हो गया हूँ ना तो जल्दी घबरा जाता हूँ। बस हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम्हारे मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, सवाए नवाजिश के, और इसके आते ही तुम्हारे फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँगा।
पापा, आपको हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र क्यों रहती है? कि मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आपका दिल चाहता है मैं आपसे दूर चली जाऊँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान साहब ने आगे भरकर उसे सीने से लगा लिया। आयशा, मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ? बस किसी नुकसान से डरता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ तुमको किसी मजबूत हाथों में सौंप जाओ, जो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखे, मुझसे ज़्यादा प्यार करे। पापा, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे आपकी तरह प्यार करे। है ऐसा एक घर जहाँ सब तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। नवाजिश और सलमा ने जब तुम छोटी थी तभी मुझसे और जरीना से तुम्हें मांग लिया था। पापा, हैरत की शिद्दत से उसके आंसू जम कर रह गए। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन जब तुमने मेरी बात पर यूँ रिएक्ट किया तो मुझे लगा ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहती। लेकिन खैर, देर तो अब भी नहीं हुई। वो कितनी देर खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। आयशा, उनके पुकारने पर जैसे वो फट पड़ी। अब ऐसे कैसे सोच सकते हैं पापा? एक बात जो कभी बचपन में की गई थी, आप उसे मेरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। वो लोग इतने सालों से बाहर हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो फाइनेंशियली कैसे हैं, कुछ पता है आपको? उसका चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो गया। आयशा, नहीं पापा, अब मेरी बात सुने। आप मुझे जान कहते हैं और मुझे अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं, सिर्फ ये कि वो आपके दोस्त का बेटा है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, चोर हो, स्मगलर हो, कहीं वेटर हो, स्वीपर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन मैं उससे शादी कर लूँ क्योंकि वो आपके दोस्त का बेटा है। पापा, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं, जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो खड़ी हो गई। आयशा, उन्होंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो कमरे से निकल गई। अजीब सा एहसास था जिसने उसके सोए हुए साहब को बेदार किया, लेकिन अपनी दुखती आंखों को खोलने के लिए उसे काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था। उसके करीब रखा उसका मोबाइल बज रहा था और पता नहीं कब से बज रहा था, क्योंकि उसके हाथ बढ़ाने पर खामोश हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल थामा। 10 मिस कॉल थी, वो भी हुज़ैफ़ा की। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल एक बार फिर बज उठा। आने वाली कॉल हुज़ैफ़ा की थी। हेलो हेलो आयशा, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रही, और कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ बस ऐसे ही। अब की बार दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात से तबीयत ठीक नहीं। तुम बताओ, सिद्रा ने तुम्हें पैसे दे दिए? हाँ, मिल गए थे। थैंक यू वेरी मच आयशा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। इट्स ओके हुज़ैफ़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाद में तुमसे बात करूँगी। ओके, टेक केयर। हुज़ैफ़ा ने भी मज़ीद बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो अभी जीत लेटी छत को देख रही थी। बेदार होते ही सारी सोचें फिर से दिमाग पर हावी होने लगी। दस्तक पर उसने सामने देखा, जहाँ सकीना खड़ी थी। उठ गई बाजी आप? उसके मुस्कुरा कर पूछने पर वो सिर्फ हूँ करके रह गई। नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? वो उसके कमरे में बिखरी चीज़ें समेटते हुए पूछ रही थी। नहीं, अभी नहीं। पापा चले गए? जी, वो उनका फ़ोन आया था, मगर मुझे कह कर गए थे कि आपको नाश्ते के बगैर कॉलेज न जाने दूँ। आयशा कितनी देर गायब दमाही से सामने देखती रही। पापा ने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद उसने सकीना से पूछा, जो झुककर मैगज़ीन उठा रही थी। उन्होंने कभी आपके बगैर नाश्ता किया है? सकीना के जिताने वाले अंदाज पर उसके माथे पर बल पड़ गए। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ। वो सकीना से कहकर खुद वॉशरूम में घुस गई। बाजी, सिद्रा बाजी आई हैं। वो बड़ी बेदिली के साथ टीवी देख रही थी। जब सकीना की ऊंची आवाज़ पर उसने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से सिद्रा और सकीना अंदर दाखिल हो रही थी। उसके अंदर आते आते सिद्रा ने बगौर उसका जायज़ा भी ले लिया। किसी एंगल से नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो, तो कॉलेज से ऑफ करने का मतलब? न सलाम न दुआ, और आते ही तुमने चढ़ाई कर दी। आयशा ने बुरा मानते हुए कहा। सकीना, तुम खाना लगाओ, हम आते हैं। सकीना के जाते ही सिद्रा बोल पड़ी। अगर तुमने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैंने हुज़ैफ़ा को पैसे दे दिए हैं, तो इसका जवाब हाँ है, और अपनी तसल्ली के लिए तुम उसको फ़ोन करके कंफर्म कर सकती हो। आयशा के सामने टांग पर टांग रखकर झुलाती मुतमिन बैठी सिद्रा को गुस्से से देखा। मैंने तुमसे कुछ भी ऐसा पूछा? सिद्रा ने कंधे उचकाए। कहा तो नहीं, पर मतलब तो वही था ना। अब की बार आयशा का हौसला जवाब दे गया। दफ़ा हो जाओ तुम इसी वक्त। आयशा सुर्ख चेहरा लिए खड़ी होगी। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी बकवास बंद नहीं हो रही, और यहाँ आकर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आखिर में उसकी आवाज़ बढ़ा गई, कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी। लेकिन इस दौरान सिद्रा पूरी आंखें खोले हैं करती रह गई और फिर उसके पीछे भागी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो उसे दोनों टांगे सोफे पर रखे बैठी नजर आई, जबकि चेहरा उसने झुका रखा था। वो गहरा सांस लेती हुई उसके करीब जाकर बैठ गई। आयशा, उसके बुलाने पर वो टस से मस न हुई, और उसके हिलते हुए वजूद से उसे अंदाज़ा हुआ वो रो रही थी। आयशा, इधर देखो मेरी तरफ। सिद्रा ने अब ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखें और चेहरा दोनों रोने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। हुआ क्या है? अंकल तो ठीक है ना? वो कुछ नहीं बोली, इसी तरह रोती रही तो सिद्रा की परेशानी में इजाफा हो गया। बोलो आयशा, मुझे घबराहट हो रही है। अंकल ठीक है, उसने वो मुश्किल सा हिलाया। सिद्रा ने दोनों आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तो फिर क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो?
अब किसी तरह के चेहरे पर परेशानी की जगह उलझन नजर आ रही थी। रात मेरी पापा से बात हुई थी और रात को जो जो सुल्तान साहब ने उसे कहा और बताया था वो सब आयशा ने सिद्रा को बता दिया। तुम बताओ मैं क्या करूं? वो अब सिद्रा से पूछ रही थी। तुमने अंकल को हुज़ैफा के बारे में बताया नहीं? मैं वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते और हुज़ैफा को जॉब मिल जाती। पहले की बात और थी, अब पापा के दोस्त का बेटा दरमियान में आ गया है। मुझे नहीं पता वो कैसा है, उसका बस प्लस पॉइंट ये है कि वो पापा के दोस्त का बेटा है। हो सकता है वो वेल ऑफ भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, तो पापा को तो रीज़न मिल जाएगा हुज़ैफा को रिजेक्ट करने का, जो मैं नहीं चाहती। ये अचानक जो पापा के दोस्त का बेटा, वो यूं दांत पीस कर बोली जैसे पापा के दोस्त का बेटा उसके दांतों के दरमियान हो। सिद्रा ने होंठों पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता हंसी को रोका। क्या करूं मैं? वो दोनों हाथ मलती हुई बेबसी से बोली। आयशा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? एक दफ़ा अंकल के दोस्त के बेटे से मिल लो। आयशा ने गुस्से से उसे देखा। तो इससे क्या होगा? होना क्या है? हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए। आखिर अंकल ने उसे पसंद किया है, कोई तो ख़ास बात होगी उसमें। वो दुनिया का बेहतरीन इंसान हो तभी मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक पापा की बात है, वो तो खुद उससे नहीं मिले, ये तक नहीं जानते वो करता क्या है, दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं जानते। बस इसीलिए कि वो उनके दोस्त का बेटा है मैं उससे शादी कर लूँ, और तुम भी उन्हीं की हामी हो क्योंकि तुम्हें भी हुज़ैफा पसंद नहीं। ठीक कह रही हो, मुझे हुज़ैफा पसंद नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तो पसंदीदगी की पट्टी बंदी है, जबकि हमें हकीकत साफ नजर आती है। लालची धोखेबाज। सिद्रा, शट अप। आयशा ने नाराज़गी से उसे टोका। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों बातें हुज़ैफा में हैं। सिद्रा ने सर झटका। वो समझ गई थी बहस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी समझ पर पर्दा पड़ चुका था। तो इसका एक ही हल है, तुम अंकल को साफ साफ अपनी ख्वाहिश के बारे में बता दो। मेरे ख्याल में अंकल के नज़दीक तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आयशा पुरसोच अंदाज में अपने हाथों को देखने लगी। पापा मान जाएंगे? कुछ देर बाद उसने सिद्रा से पूछा। उम्मीद तो यही है। सिद्रा के कहने पर वो उसे देखती रह गई। वो पापा से नाराज़ थी और जानती थी वो इसे मनाने ज़रूर आएंगे, तो वो आज ज़रूर उससे हुज़ैफा के मुतालिक बात करेगी। वो कमरे में टहलते हुए अल्फाज तरतीब दे रही थी जो उसे पापा से हुज़ैफा की फेवर में कहने थे। गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजते ही उसके कदम रुक गए और वह इस तरारी अंदाज में उंगलियां मोड़ते हुए मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे को देखने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे सुल्तान साहब के बजाय साजिद साहब की आवाज़ सुनाई दी, तो वह हैरान होती हुई बाहर निकल आई और सामने का मंजर उसे दहलाने के लिए काफ़ी था। पापा, वो तकरीबन चीखती हुई उनकी तरफ बढ़ी। ये क्या हुआ पापा? उनके बाजू और सर पर पट्टी बंदी थी और चेहरा बेतहाशा जर्द हो रहा था। वो सोफे पर बैठ गए थे और आंखें बंद करके सोफे की बैक से टेक लगा ली। पापा, वो उनके कंधे को हिलाते हुए रो पड़ी थी। उसके रोने पर उन्होंने आंखें खोलकर उसे देखा। मैं ठीक हूँ आयशा। वो जब बोले तो नकाहत उनकी आवाज़ से जाहिर हो रही थी। हुआ क्या है ताया जी? वो अब सोफे के पीछे खड़े साजिद साहब से पूछ रही थी। कुछ लोगों ने कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इससे पहले साजिद साहब कुछ बताते उन्होंने टोक दिया। आयशा बेटा, अपने पापा के लिए कुछ खाने को लेकर आओ और साथ तुम चाचू को उनके कमरे में ले जाओ। और उसने चौंक कर सामने देखा जहाँ साथ खड़ा बगौर उसे देख रहा था। इतनी परेशानी में भी उसके माथे पे बल पड़ गए। न जाने उसे साथ से इतनी नफरत क्यों थी, और सबसे ज़्यादा उसके देखने के अंदाज पर अंदर तक उतरती गंदी नजरें। वो तेज़ी से उठकर किचन में गई थी। फ्रीजर से गोश्त निकालकर उसने यखनी चढ़ाई। जब वो ट्रे लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो उसे सुल्तान साहब की धीमी आवाज़ सुनाई दी। भाई साहब, आयशा के सामने कोई बात मत कीजिएगा, वो परेशान होगी। लेकिन सुल्तान, उसका पता होना चाहिए। नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, बस उसे परेशान नहीं करना। वो ट्रे हाथ में पकड़े बाहर खड़ी बुरी तरह उलझ रही थी। ऐसी क्या बात थी जो पापा उससे छुपा रहे थे? तुम कहो तो साथ को यहाँ छोड़ जाऊँ? आयशा के माथे पे बल पड़ गए। वो दरवाजे को धकेलती हुई अंदर आ गई। जीती रहो। चाय की बहुत तलब महसूस हो रही थी। चाय का कप उन्हें पकड़ाकर वो साथ की तरफ बढ़ी, जिसने कप थामते हुए उसकी उंगलियों को भी मस किया था। एक रण था जो उसके वजूद को लगा। उसकी नज़रें बेसाख्ता अंदाज में उसकी तरफ उठी थी, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी इस हरकत को एंजॉय किया हो। आयशा के होंठ भींच के थप्पड़ मारने की चाहत वो दिल में दबा गई थी। वो यखनी का प्याला लेकर सुल्तान साहब के पास बैठ गई। हाय हाँ सुल्तान, तुमने जवाब नहीं दिया, साथ को यहीं रहने दो। सुल्तान साहब ने आयशा की तरफ देखा, जिसने गैर महसूस अंदाज में सरनफी में हिलाया था। नहीं भाई साहब, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अब ठीक हूँ, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद साथ को फ़ोन कर लूँगा। घर वाली बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, घर वाली बात है। तुम्हारा अपना खून है, बेटा बनकर रहेगा तुम्हारा। जो मैंने तुमसे बात की है, संजीदगी से सोचो इस बारे में। कहने के साथ उन्होंने सुल्तान साहब के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला था। आयशा उनकी दरपरदा दबातों के पीछे छुपे पोशीदा मानी को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन खुद पर जबर की खामोशी से बैठी रही। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बाप की फिक्र थी। सुल्तान साहब को मुसलसल खामोश देखकर साजिद साहब को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये वक्त तहम्मुल से काम लेने का था, वरना बना बनाया खेल खराब हो सकता था। कोई बात हो तो फ़ोन कर देना। अल्लाह हाफिज़। साजिद साहब के निकलते ही साथ सुल्तान साहब से हाथ मिलाकर चंद लम्हों के लिए उसके करीब रुका, लेकिन उसने नज़रों का जाविया बदल कर उसे नहीं देखा था। मायूस होकर वो बाहर निकल गया।
ان के जाते ही उसका खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो गया और आंसू निकल आए। आयशा रो नहीं बेटा, मुझे तकलीफ़ होती है। पापा मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ भी नहीं बेटा, बताया तो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। झूठ, मैंने गाड़ी देखी है, बिल्कुल ठीक है। एक खराश भी नहीं आई। एक पल के लिए सुल्तान साहब कुछ बोल नहीं सके। बोले पापा, रात में तुमसे नवाजिश की बात कर रहा था। आज उसका फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान आ गया है। मैं उसके घर जाने के लिए ऑफिस से निकला ही था कि 4-5 लड़के आए और मुझसे पैसे और मोबाइल मांगा। मेरी मज़ाहमत पर उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा वॉलेट और मोबाइल छीन कर लेके। मैं ज़मीन पर पड़ा था, इतनी सख्त नहीं थी कि मुझ में हिल ही सकूं। इसी वक्त साजिद भाई और साद आ गए। आयशा परेशानी से उनका चेहरा देख रही थी। वो इस वक्त उनकी हालत की वजह से इतनी परेशान थी कि नवाजिश साहब के आने की खबर भी उसने सरसरी अंदाज में ली, हत्ता कि हुज़ैफा भी उसके जहन से निकल गया था। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? आयशा ने हैरानी से सुल्तान साहब को देखा। ऑफिस, वो कुर्सी घसीट कर बैठ के। पापा कुछ दिन तो आराम कर लेते आप। मजबूरी है गुड़िया, बहुत ज़रूरी काम है, उन्होंने आमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। जाएंगे कैसे? साद को बुलवाया है। आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। पापा आप कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद साद का आना जाना। जानता हूँ बेटा, उन्होंने अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। आप तो जा रहे हैं ऑफिस, मैं घर रहकर क्या करूँगी? मैं भी कॉलेज चली जाऊँ? वो जो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे तेज़ी से मुड़े। नहीं, तुम अभी कॉलेज मत जाओ। पर क्यों पापा? बस कहा ना, कुछ अरेंजमेंट्स कर लूँ फिर चली जाना। क्या अरेंजमेंट? वो पूछना चाहती थी लेकिन फिर उनके आने पर टाल दिया और उन्हें लाउंज से अल्लाह हाफिज़ कहकर नाश्ते की मेज़ पर आ बैठी। अभी उसने निवाला मुंह में रखा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर हुज़ैफा का नंबर देखकर उसने गहरा सांस लिया। हेलो, उसके हेलो कहते ही वो बोला। कहाँ हूँ आयशा? घर पर हूँ। 3 दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। आयशा के तंज पे कुछ देर के लिए वो खामोश होकर रह गया। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बोला, साथ ही शिकायत भी कर डाली। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने भी फ़ोन नहीं किया। आयशा के माथे पे बल पड़ गए। मैं क्यों तुम्हें फ़ोन करती? मैंने सॉरी कहा ना आयशा, फिर से कह देता हूँ सॉरी। अब की बार आयशा कुछ नहीं बोली। अच्छा अब तो बता दो, आ क्यों नहीं रही? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। ओह, क्या हुआ था? बस फ्रैक्चर था। तुम बताओ, अंकल का ऑपरेशन हो गया? कैसे हैं वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस पिछले 3-4 दिन अस्पतालों के चक्रों में रहा, इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका हूँ। वो हंकारा भर कर रह गई। कल आओगी कॉलेज? पता नहीं, तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं तो फिर इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? नहीं बस ऐसी बात नहीं, बस पापा की तबीयत को लेकर कुछ अपसेट हूँ। चलो ठीक है हुज़ैफा, फ़ोन रखती हूँ, फिर बात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फ़ोन बंद करके वो कितनी देर वैसे ही बैठी रही। बाजी, सकीना की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। खाना बना दिया है, अब जा रही हूँ, शाम में आऊँगी। ठीक है। सकीना के जाने के बाद वो टीवी के आगे बैठ गई और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। दरवाजे की घंटी पर खुली। उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई जहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? वो सोचती हुई गेट की तरफ बढ़ी। 2-3 दफ़ा पूछने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गेट खोल दिया। सामने मांगने वाला खड़ा था। उसका हुलिया ऐसा था कि अगले ही पल उसने डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बेल के बाद दस्तक भी शुरू हो गई। इसने जान नहीं छोड़ी। जब दस्तक का सिलसिला तवील और ज़ोरदार हो गया तो उसने 10 का नोट पकड़ा और बुड़बुड़ाती हुई गेट की तरफ बढ़ी। लेकिन अब की बार उसने पूरा गेट खोलने की बजाय ज़रा सा हाथ बढ़ाकर 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो उसने ज़ोर से हाथ हिलाया। पकड़ो वो। जवाब में उसने नोट की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मुंह से बड़े बेसाख्ता अंदाज में चीख निकली और हाथ छुड़वाने के लिए जब उसने गेट खुला तो मज़ाहमत करता उसका हाथ हैरत के मारे साकित हो गया, क्योंकि सामने उस खौफनाक हुलिये वाले फ़कीर की जगह एक हैंडसम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने दोबारा हाथ खींचते हुए गुस्से से उसे देखा। खुद तो कहा था पकड़ो, मैंने हाथ पकड़ने को नहीं कहा था। तो फिर? वो इसी तरह हाथ था मैं पूछ रहा था। हाथ तो छोड़े मेरा। ओह, उसने ऐसे पोज किया जैसे उसे पता ही ना हो कि वह हाथ पकड़े खड़ा था। ये नोट पकड़ने को कहा था। आयशा ने नोट उसके सामने लहराया। मैं समझी मांगने वाला है। व्हाट? सामने खड़े शख्स को झटका लगा। मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? उसके अंदाज पर आयशा को बड़े ज़ोर की हंसी आई। जैसे उसने सर झुकाकर जब्त किया। उसने सर उठाकर उसे देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। तुम अगर मुझे पसंद आई होती तो इस बदतमीज़ी पर तुम्हें मज़ा चखा देता। आप होश में तो है? क्या कह रही हैं? उसकी ज़रूरत पर उसे गुस्सा आ गया और वो गेट बंद करने लगी थी तो वो जल्दी से बोला, मुझे सुल्तान अंकल से मिलना है। वो घर पर नहीं है। जानता हूँ, उसने कहने के साथ झुककर बैग उठाया और गेट के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की शिद्दत से उसका मुंह खुल गया। अगले ही पल वो उसके पीछे भागी, जो लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, रुकिए प्लीज़। आप कैसे मुंह उठाकर अंदर जा रही हैं? तमीज़ नाम की किसी चीज़ को जानते हैं आप? उस पर वो ना सिर्फ रुक गया बल्कि मुड़कर उसे देखने लगा। मुंह के साथ ही घर में दाखिल होते हैं आप क्या मुंह गेट पर रखकर अंदर आती हैं? बदतमीज़। उसने दांत पीस कर उसे देखा। अब हैं कौन? मैं आपको नहीं जानती। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। उसके अंदाज पर आयशा एक बार फिर उसे देखने पर मजबूर हो गई। तुम आयशा हो, अंकल सुल्तान की बेटी। उसका मुंह खुल गया था। उसने अपनी याददाश्त का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपनी सारी ज़िंदगी में इस शख्स से नहीं मिली थी।
मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। और जाओ अब जल्दी से कोई शरबत कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, इतनी गर्मी में आ रहा हूँ और तुमने बातों में लगा लिया है। कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। ओ मेरे खुदाया, वो चुकरा कर रह गई। उसे लाउंज का दरवाज़ा खोलते देखकर वो उसके पीछे भागी थी। सबसे पहले उसने सुल्तान साहब का नंबर मिलाया था। हेलो पापा। उनकी हेलो सुनते ही वो तेज़ी से बोली, पापा पता नहीं घर में कोई बदतमीज़ आदमी घुस आया है। कौन? दूसरी तरफ सुल्तान साहब घबरा गए थे। पता नहीं पापा, पर वो आपको भी जानते हैं और मुझे भी। नाम क्या है उसका? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। वो एकदम घबरा कर बोली। आयशा बेटा, आपने नाम पूछे बगैर उसे अंदर बुला लिया। वो कुछ बरहमी से बोले। पापा मैंने नहीं बुलाया। वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया और अब कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। उसने कनखियों से पीछे देखा तो वो वहाँ दरवाजे से टेक लगाए उसकी बातें सुन रहा था। उसके खामोश होने पर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अहमद बात कर रहा हूँ। ठीक अंकल, और खैरियत से पहुँच गया हूँ, कहकर वो हंस पड़ा। अंकल नाम पूछने की नौबत ही नहीं आई। मोहतरमा मुझे भिखारी समझकर 10 रुपये थमा रही थी। हैरत से उसका चेहरा देखती आयशा को गुस्सा आ गया। नहीं अंकल, हुलिया तो मेरा ठीक था। लगता है आपके मोहल्ले के मांगने वाले भी काफ़ी हैंडसम हैं। ओके अंकल, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, लो बात करो। उसने फ़ोन उसे थमा दिया। जी पापा। वो फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चली गई। बेटा ये अहमद है, मैंने इसे बुलाया है, तुम इसकी खातिर मदद करो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और डरने वाली बात नहीं, भरोसे का बच्चा है। उसने फ़ोन बंद करके उसकी तरफ देखा जो जीन्स की जेबों में हाथ डाले कमरे का जायज़ा ले रहा था। आप ठंडा पियेंगे या गर्म? अगर लेमन स्क्वैश है तो वो, नहीं तो कुछ भी ठंडा, अपने मिजाज की तरह गर्म न लाना। आयशा ने कुछ भी कहने की बजाय सिर्फ घूरी पर इत्तफाक किया। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में आया था। तुम घर पर अकेली होती हो? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। स्क्वैश की बोतल निकाल कर ग्लास में डालने लगी। पढ़ती हो? वो अब भी खामोश थी। मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो। आयशा ने शरबत वाला ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। तुम नहीं पियोगी? ये आपने क्या तुम लगाई हुई है? इसलिए कि तुम मुझसे छोटी हो। वैसे ही तुम्हारी उम्र क्या है? ओह। वो पाँव पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई, जबकि उसने मुस्कुराते हुए एक ग्लास होंठों से लगा लिया। वो टीवी लगाकर बैठ गई तो वो उसके दाएं सोफे पर आकर बैठ गया। खुद पर जमी उसकी नज़रों से उसे अच्छी खासी कोफ्त हो रही थी, लेकिन वो उसे छोड़कर कमरे में भी नहीं जा सकती थी। पापा ने तो कह दिया कि भरोसे वाला बच्चा है, लेकिन क्या पता, अगर तुम कुछ काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं तुम्हारी कंपनी के बगैर बोर नहीं होऊंगा। उसके मुसलसल चुप रहने पर वो चोट करता हुआ बोला था। और बेफिक्र रहो, मैं कुछ चुरा कर भी नहीं भागूंगा। सिक्योरिटी के तौर पर तुम मेरा वॉलेट और मोबाइल रख सकती हो। तो वाह, ये शख्स तो दिल की बातें जान लेता है। उसने घबरा कर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरा नाम अहमद है। कुछ देर बाद दोबारा बोला। आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? तंग आकर वो बोल पड़ी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, सुल्तान साहब की गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा था। वो शुक्र अदा करती हुई तेज़ी से बाहर निकली। इसके बाद जो वो कमरे में घुसी, रात तक बाहर नहीं निकली। सुबह जब वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो वो पहले से सुल्तान साहब के साथ बैठा था। वो बूढ़ा सा मुंह बनाकर सुल्तान साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, सलाम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, वो लठमार अंदाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगी। पापा मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हाँ भाई, मैं भूल ही गया। अहमद, तुम आयशा को कॉलेज छोड़ दो। और आयशा, अहमद अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। सकीना, साथ ही उन्होंने सकीना को आवाज़ दी। सकीना बेटा, गेस्ट रूम अच्छी तरह साफ़ कर दो। अहमद अब यहाँ रहेगा। जी। वो मुस्कुराकर सर हिलाती हुई वापस मुड़ गई। लेकिन क्यों पापा? वो जो हैरत से सुन रही थी बेसाख्ता बोल पड़ी। सुल्तान साहब ने तादीबी नज़रों से उसे देखा। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब तुम जहाँ भी जाओगी अहमद तुम्हारे साथ जाएगा। सुल्तान साहब की गुफ्तगू के दौरान अहमद जूस पीते हुए बड़े गौर से आयशा के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। वो समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। और वो जैसे उसके जाने का ही इंतज़ार कर रही थी, उसके जाते ही जैसे वो फट पड़ी। पापा, आप कैसे एक अजनबी आदमी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मुझे हर जगह इसके साथ भेज रहे हैं? वो अजनबी नहीं, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये शख्स। एक ही दिन में वो तुम्हें इतना बुरा लगने लग गया है? उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का नाराज़ चेहरा देखा। किसी को बुरा लगने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, और मैं उसे एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने उसे 24 घंटों के लिए मेरे सर पर सवार कर दिया है। उन्होंने रुक कर संजीदा नज़रों से उसे देखा। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी ऐसा रुख इख्तियार करती है कि आपको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नापसंदीदा लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खुद को हालात और लोगों के साथ एडजस्ट करने की आदत डालो। पापा, वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? उसको परेशान देखकर उन्होंने सर झटका। कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ। अहमद अपना बच्चा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामले में मैं यूँ लापरवाही का मुजाहरा करूँगा? चलो शाबाश, देर हो रही है, उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेते हुए कहा, और वो इसी तरह उलझी हुई उनके साथ चलने लगी। अहमद, पहले आयशा को कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर लॉयर के पास चलते हैं। मैंने कल रात बात की थी उनसे, फिर ऑफिस चलेंगे। स्टाफ को भी तुमसे मिलवाना है। जी अंकल, वो कार ड्राइव करते हुए ताबेदारी से बोला और कनखियों से मिरर में पीछे बैठी आयशा को देखा।
जो सदमे से बस बेहोश होने वाली थी। उसके होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कॉलेज दाखिल होते ही उसने सबसे पहले सिद्रा को तलाश किया, जो उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगी। उसकी इतनी गर्मजोशी पर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकी। क्या बात है, अभी भी परेशान लग रही हो? अंकल तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। फिर क्या हुआ? ऐसे लगता है किसी से मार खा के आई हो। सिद्रा ने हंस पे आदत बात के अख्ताम पे कहा लगाया। बकवास बंद करो। उसे गुस्से में देखकर सिद्रा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, किसी को घर में बुला लिया है? क्या मतलब? पता नहीं कौन है, पर जो भी है इतना बदतमीज़ है। कल से मेरे घर में ही मुझ पर कर्फ्यू लगा दिया। इतना बोलता है कि बस। और तो और मैं जो सोच ही रही होती हूँ वो मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लेता है। नजूमी तो नहीं यार, मुझे भी उससे मिलवाना, मैं भी ज़रा मुस्तकबिल का हाल जानूँ। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सोच रहा है। आयशा ने नाराज़गी से उसे देखा तो सिद्रा को संजीदा होना पड़ा। पर अंकल ने उसे रखा क्यों है? कहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न। मैं जहाँ भी जाऊँगी वो मेरे साथ जाएगा। अभी भी वही छोड़ कर गया है। तो यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर अंकल ने उसे घर में रखा है तो सोच समझ कर ही रखा होगा। वो तो ठीक है सिद्रा, लेकिन इतना यकीन? पता है गाड़ी में क्या बात कर रहे थे कि अपने लायर से उसे मिलवाएंगे और ऑफिस के स्टाफ से भी। मतलब समझती हो इसका? सिद्रा के पुरसोच अंदाज में हूँ कहने पर वो चिढ़कर बोली। क्या हूँ? क्या समझती हो? यही कि तुम कह रही थी ना कि वो चेहरे पढ़ लेता है, दिल की बात जान लेता है। लगता है उसने अंकल पर काफ़ी रिसर्च की है। हो सकता है उसे काला जादू टाइप की चीज़ आती हो और उसने अंकल पर कोई अमल किया हो। इसीलिए तो अंकल ने ना सिर्फ उसे घर में रख लिया बल्कि उसे अपने बैंक बैलेंस से भी आगाह कर रहे हैं। सिद्रा की बात सुनकर वो परेशान हो गई। अब मैं क्या करूँ सिद्रा? वो परेशानी से सिद्रा का चेहरा देखने लगी। एक बात और हो सकती है, ये बताओ उसकी शक्ल कैसी है? ये कैसा सवाल है? आयशा ने नागवारी से पूछा। अपनी चिड़ से बालातर होकर बताओ। अच्छी है, एजुकेटेड है। पता नहीं, आयशा बेजारी से बोली, पर लगता तो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अंकल उसे घर दामाद बनाने क्या सोच रहे हो? पहले तो वो कितनी देर सिद्रा का मुंह देखती रही, लेकिन जब सिद्रा के मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा तो उसने पास रखी किताब से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वह गहरे गहरे सांस लेती हुई पीछे हट गई थी। यह हकीकत भी हो सकती है। उसकी बात पर कुछ लम्हों के लिए आयशा खामोश हो गई थी। अगर पापा ने ऐसा सोचा भी है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना बुरा इंप्रेशन दूंगी उस टॉम क्रूज को कि सर पर पाँव रख कर भागेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बदतमीज़ तबीयत से मैं ये उम्मीद रखती हूँ। सिद्रा ने मुस्कुराकर हाथ झाड़े थे और सामने नजर पड़ते ही उसके मुंह के जाविये बिगड़े। इसको भी अभी टपकना था। सिद्रा ने कहने के साथ सामने पड़ी किताब उठा ली, जबकि इतनी बेजारी पर आयशा ने पलट कर देखा जहाँ से हुज़ैफा आ रहा था। आयशा ने खश्मगी नज़रों से सिद्रा को देखा, जो मुंह पर नो लिफ्ट कैटबोर्ड से जाकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग। वो उनके करीबी घास पर आलती बालती मार के बैठ गया। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अगर आज तुम ना आती तो मैंने तुम्हारे घर आ जाना था। हुज़ैफा की बात पर वो मुस्कुरा दी, जबकि सिद्रा की संजीदगी देखने लायक थी। अंकल की तबीयत अब कैसी है? हाँ वो ठीक है। तुम बताओ तुम्हारे फादर अब कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है, अब घर आ गए हैं। गुड, मैं आऊँगी इनसे मिलने। नहीं, इट्स ओके। वो एकदम घबरा कर तेजी से बोला। आयशा के साथ साथ सिद्रा ने भी चौंक कर उसे देखा। क्यों, तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते? आयशा ने संजीदगी से हुज़ैफा का चेहरा देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? आयशा की बजाय सिद्रा ने सवाल किया। वो दरअसल मेरे पेरेंट्स काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। अगर मैं उन्हें ये बताऊंगा कि एक लड़की मेरी दोस्त है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा? सिद्रा ने ब्रूज का कर तंजिया अंदाज में उसे देखा। जब तुमने आयशा से दोस्ती की थी तब ये ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? और ख़ास तौर पर तब जब तुम इससे कीमती कीमती गिफ्ट लेते हो। सिद्रा के तंजिया अंदाज पर हुज़ैफा के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो सिद्रा? हाँ, इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इनफ सिद्रा। हुज़ैफा ज़ोर से बोला। देखो आयशा, तुम्हारी दोस्त मुझ पर तंज कर रही है। उसने खामोश बैठी आयशा से शिकायत की, जिसने उसके फेवर में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो हुज़ैफा? उसकी संजीदगी पर एक पल के लिए वो खामोश रह गया। मैं समझा नहीं। मैं क्या हूँ? तुम्हारी सिर्फ एक दोस्त? तुम जानती हो आयशा मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आज तुम मुझे एक दोस्त के तौर पर अपने पेरेंट्स से मुतारिफ नहीं करवा सकते तो कल उन्हें अपनी पसंदीदगी के बारे में क्या कैसे बताओगे? आयशा, तुम गलत समझ रही हो। मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचें। मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं हुज़ैफा। मेरे पापा मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। उन्होंने किसी को मुंतखब भी कर लिया है। आयशा कहते साथ गौर से हुज़ैफा के तासुरात भी देख रही थी, जो होंठ चबाता हुआ काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? हो सकता है, वो बेनियाजी से बोली। तुम ऐसा नहीं कर सकती आयशा, प्लीज़ कह दो ये मजाक है। वो एकदम उसका हाथ पकड़ कर बोला। प्लीज़ हुज़ैफा। आयशा ने नागवारी से अपना हाथ खींचा। प्लीज़ आयशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता दूंगी कब पापा से बात करनी है। चलो आयशा, देर हो रही है। सिद्रा ने उसका हाथ खींचा। आयशा, मैं अम्मी को लेकर कब आऊँ?
कहा तो है हुज़ैफ़ा, मैं पहले पापा से बात कर लूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। वह कहकर सिद्रा के साथ चल पड़ी। उसने कुछ कदम चलकर पीछे देखा। हुज़ैफ़ा वहीं खड़ा पुरसोच अंदाज में घास को देख रहा था। तुम्हें खुद से हुज़ैफ़ा से शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। सिद्रा ने अफसोस से सिर झटका। तो क्या करती? पापा ने पता नहीं क्या सोच रखा है, जबकि मैं हुज़ैफ़ा के लिए सीरियस हूँ, जबकि वो नॉन सीरियस है। पता नहीं तुम्हें कब नजर आएगा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खामोश देखकर सिद्रा ने पूछा, अंकल से क्या कहोगी? समझ नहीं आ रहा, पापा से कैसे बात करूं? वो दोनों गेट के आगे आकर रुक गई थी। सिद्रा, मेरे लिए एक फेवर करोगी? हाँ बोलो। आज मेरे साथ घर चलो। सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। यार, तुमने इस बॉडीगार्ड को कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। तुम इसकी वजह से कह रही हो ना? आयशा कुछ नहीं बोली तो सिद्रा ने हंसना शुरू कर दिया। कसम से मुझे इस बंदे को देखने की बहुत ख्वाहिश हो रही है जिसने तुम्हें डरा दिया है। शट अप, मैं किसी से नहीं डरती। सिद्रा के मजाक उड़ाने पर वह चिढ़ कर बोली। वो दोनों गेट से बाहर निकली तो थोड़ी दूर नजर दुराने पर वो नहीं गाड़ी के साथ टेक लगाए नजर आ गया। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है? सिद्रा ने हैरत से उस लंबे चौड़े शख्स को देखा था। यार, बड़ा अच्छा है। सिद्रा तकरीबन उसके कान में घुसते हुए बोली। बको मत, और इसके सामने तुमने कोई बकवास की तो मेरे हाथों आज तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। अच्छा? सिद्रा ने बड़ी ताबेदारी से सर हिलाया। गाड़ी के करीब जाकर सिद्रा ने बाकायदा अदब के साथ सलाम किया, जिसका जवाब बड़ी खुशी अखलाकी से दिया गया। मैं सिद्रा हूँ, आयशा की फ्रेंड। मैं जानता हूँ। हैं? वो कैसे? सिद्रा ने हैरान होकर पूछा। अंकल ने बताया था आपके बारे में। अच्छा? सिद्रा ने आयशा को देखा और आयशा ने नज़रों से कहा, देखा, मैं नहीं कह रही थी। वो पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। आगे आके बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। सिद्रा भी बैठ गई थी। मैं इन दोनों के घूरने की परवाह करते हुए बैठ गया था। मेरा ख्याल है हम बैठ चुके हैं। उसे यूं ही बैठा देखकर आयशा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, और मेरा भी ख्याल है, मैं बता चुका हूँ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। आगे बैठो वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आयशा का गुस्से के मारे बुरा हाल था और सिद्रा का हैरत के मारे। 5 मिनट तक दोनों टस से मस नहीं हुए तो सिद्रा को बोलना मरा, अगर आपकी इजाज़त को हो तो मैं फ्रंट सीट पर आ जाऊँ। सिद्रा, मैं ज़रूर आपको ही बिठाता और यही अच्छा होता, लेकिन अब तो इसे ही आना होगा। उसके लिए इतना एहतराम? आयशा ने हैरत से उसकी पुश्त को घूरा। आयशा प्लीज़ चली जाओ ना, देर हो रही है। आयशा ने गुस्से से सिद्रा को घूरा, जिसने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और आगे बैठते ही झटके से दरवाज़ा बंद किया। कार आपके वालिद मोहतरम की है, उसने जैसे उसे जिताया। चलो ज़रा लगाती हूँ पापा को शिकायत, इसी वक्त घर से निकाल देंगे। उसने खुद कलामी की, लेकिन मुकाबिल के कान काफ़ी तेज़ थे। ये कोशिश भी करके देख लो। आयशा को जाने क्यों रोना सा आ गया। वैसे अहमद भाई भाई कह सकती हूँ ना? सिद्रा ने पूछा। ज़रूर, वो खुश दिली से बोला। आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी आयशा से। अच्छा, हैरत है। उसने हैरान होने की एक्टिंग की। मेरा नहीं ख्याल वो तारीफ होगी। नहीं, खैर ऐसा भी नहीं जैसा उसने बताया था, अब बिल्कुल वैसे हैं। गंवार। आयशा ज़ेरे लब बुड़बड़ाई। चलें, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, जो इसने मेरे बारे में कहा वो तारीफ ही थी। घर पहुंचने पर वो तेज़ी से कार का दरवाज़ा खोल कर निकली, जबकि सिद्रा ड्राइविंग सीट की तरफ आई थी। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, माई प्लेयर। और एक बात, थोड़ी सी तमीज़ अपनी दोस्त को भी सिखा दे। अहमद के कहने पर सिद्रा ने आयशा की तरफ देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए गेट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, वो मुस्कुराई थी। वैसे आपसे मुलाकात काफ़ी दिलचस्प रही, आगे भी ये मुलाकात होती रहेगी। अच्छा, वो कैसे? सिद्रा ने इश्तियाक से पूछा। सिद्रा, आ भी चुको कि वहीं मरना है? गेट खुलते ही आयशा ने मुड़कर देखा और सिद्रा को दांत निकाल कर बातें करते देखकर उसका पारा चढ़ गया था। वो फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल आप जाएं वरना आपकी दोस्त जल जल कर अपना खूबसूरत रंग बर्बाद कर लेगी। सिद्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। और उसे बता देना, अंकल के पास ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को अंकल के साथ आऊँगा, कहकर वो उनसे गाड़ी भगा ले गया था। बड़े दांत निकल रहे थे तुम्हारे। उसके करीब आते ही आयशा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सही कह रहे थे अहमद भाई। क्या कह रहा था? कह रहे थे आयशा से कहो गुस्सा मत किया करे वरना गोरा रंग काला पड़ जाएगा, जलील इंसान। वो मुट्ठियों को भींच कर बोली। अब चलो अंदर। सिद्रा कहने के साथ अंदर चली गई थी। अहमद भाई नहीं आए? अंदर दाखिल होते ही सकीना के सवाल पर जहां आयशा को आग लग गई वहीं सिद्रा की हंसी छूट गई। दफ़ा हो गए हैं तुम्हारे अहमद भाई, कहने के साथ वो तन फन करती अपने कमरे में चली गई। ये बाजी को क्या हुआ? सकीना ने हैरत से उसका गुस्सा देखा था। कुछ नहीं, बेचारी को गर्मी ज़्यादा लग गई है, तुम बस खाना लगाओ, बल्कि ऐसा करो कमरे में ले आओ। लेकिन बाजी, अहमद भाई उनके लिए सैंडविच बनाए थे, उन्हें फ्रीज़ कर दो, वो ऑफिस के हैं, अंकल के साथ आएंगे। वो सर हिलाकर मुड़ गई और सिद्रा कमरे की तरफ आ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई, आयशा गहरे सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स यार, सिद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो वो फिर खुद उसके करीब बैठ गई। तुमने देखा कैसे बात करता है वो मुझसे? तो यार तुम भी कौन सा उसका लिहाज करती हो? तो मैं क्यों करूँ उसका लिहाज? आयशा ने गुस्से से उसे देखा। छोड़ो यार, तुम क्यों अपना मूड ख़राब करती हो? मूड ख़राब ना करूँ तो क्या करूँ? पता नहीं उसने सब पर क्या जादू कर दिया है। पापा तो पापा, सकीना भी भाई भाई करने लगी है। और तुम भी तो कैसे फ्री हो रही थी? याद आने पर वो एकदम उसकी तरफ मुड़ी। आयशा, मुझे वो एक अच्छा इंसान लगा है, हमदर्द, सच्चा, और अंकल ने जो उसे अपने घर में रखा है तो ज़रूर वो काबिल भरोसा है। मुझे तो वो अच्छा लगा है।
तुम तो कभी भी मुझे मेरी दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगती हो। हर वो शख्स जो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें बुरा लगता है। वो इसलिए माय डियर कि मुझे इंसान की पहचान है। इससे पहले आयशा मजीद कोई बात करती सकीना ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई और आयशा ने सर झटक कर खुद को इसके बारे में बात करने से रोका था। सिदरा के जाने के बाद उसने शावर लिया और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में दिल न लगा तो उसने किताब पढ़ी और तकिया सर पर रखकर आंखें बंद कर ली। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने मुंदी मुंदी आंखों से मोबाइल स्क्रीन को देखा जहाँ रात के 8 बज रहे थे। वो एक झटके से उठी। इतनी देर होगी और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। वो दुपट्टा ठीक करती बाल समेटती बाहर निकल आई। सकीना डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, जिसका मतलब था खाना खाया जा चुका है। उसका गुस्सा पहले से ज़्यादा बढ़ गया। पापा कहाँ है? उसने सकीना से पूछा था। अपने कमरे में है। वो हल्का सा बजाकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। वो सोफे पर बैठे थे और उनके सामने शतरंज की बिसात बिछी थी। उसने इर्द गिर्द नज़रें घुमाई। वो कहीं नहीं था। उठ गई बेटा? वो नाराज़गी से उन्हें देखते हुए सामने बेड पर बैठ गई। पापा, मैं अगर आपको नज़र नहीं आई तो आपने मुझे जगाया नहीं और अकेले ही खाना खा लिया। उन्होंने कुछ हैरत से उसका गुस्सीला चेहरा देखा। तुमने ही सकीना को कहा था कि तुम्हें ना जगाए। ये आपको सकीना ने कहा? नहीं, अहमद ने कहा है। उफ, अहमद अहमद। पापा, 2 दिन हुए हैं उस शख्स को आए और उसने मेरी ज़िंदगी ये जीरन कर दी है। आप जानते हैं किस कदर बदतमीज़ है, कैसे बात करता है मेरे साथ। मुझ पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे जैसे आगे उसे कोई मिसाल समझ में नहीं आई। मैं अब उसे 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप निकालें उसे। वो खामोशी से उसे सुनते रहे। पहली बात तो ये कि अहमद ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, उसने मुझे बताया कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करती हो। तुमने उसे ड्राइवर कहा। आयशा, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की। तुम बड़ों से बदतमीज़ी करो या उनकी इंसल्ट करो। पापा, अब कि वो रोने वाली होगी। झूठ बोलता है वो झूठा इंसान। ये तुम कैसे बात कर रही हो? उससे इससे भी ऐसे ही बात करती होगी। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ये शख्स है कौन जिसके लिए आपको पहली बार अपनी बेटी बदतमीज़ लग रही है? अहमद मेरा अंकल। उसकी भारी आवाज़ पर आयशा ने बेसाख्ता गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था। आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने या वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कहता हुआ सुल्तान साहब के सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। ये मुझे जो समझती हैं समझने दे, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ ये मुझे क्या समझती हैं। तुम किस इस काबिल ही नहीं कि मैं तुम्हें कुछ समझूँ। तुम एक बदतमीज़ इंसान हो, मेरे पापा के मुलाजिम हो, मुलाजिम बनकर हो। आयशा, सुल्तान साहब इतने गुस्से से बोले कि वो काम कर रह गए। इसने पहली बार उनको इतने गुस्से में देखा था। रिलैक्स अंकल। अहमद ने उनका हाथ थपका था, जबकि अहमद उसे पहले से ज़्यादा बुरा लगा, जिसकी वजह से उसके बाप ने उस पर गुस्सा किया था। वो कुछ देर डुबडुबाई नज़रों से उन्हें देखती रही, फिर भागती हुई उनके कमरे से निकली थी। आयशा के जाने के बाद अहमद ने दर्जीदा नज़रों से सुल्तान साहब को देखा, जो सर झुकाए काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। अंकल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आयशा को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं अहमद, सॉरी तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैं आयशा के रवैये के लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अंकल प्लीज़ एक्सक्यूज़ करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अहमद, तुम यकीन करो, आयशा बहुत अच्छी है, बहुत लविंग। पता नहीं क्यों वो ऐसे बिहेव कर रही है। वो तो कभी किसी से ऐसी रूडली बात नहीं करती। प्लीज़ अंकल, आप मुझे कोई वजाहत ना दे। मैं समझता हूँ, तुम मुझे बताने दो। अहमद, इसे तुम्हारे बारे में नहीं अंकल, आपने खुद मुझे बताया था उसकी नापसंदीदगी के बारे में। अभी जब मुझे मेरे बारे में पता नहीं तो वो ऐसे कर रही है। अगर पता चल गया तो फिर मामला और ख़राब हो जाएगा। हम कुछ अर्सा साथ रहेंगे तो उसे मुझे उसे समझने में आसानी होगी। तुम आयशा को बुरा ना समझना। वो उसका हाथ थाम कर इल्तिजा भरे अंदाज में बोले। नहीं अंकल, मैं उसे बुरा नहीं समझता। उसका बचपना है बस। सुल्तान साहब खामोश हो गए थे, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। दस्तक पर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ सकीना खड़ी थी। वो ताया जी और ताई जी आए हैं। इस वक्त सुल्तान साहब की नज़रें बेसाख्ता घड़ी की तरफ गई, जहाँ रात के 9 बज रहे थे। वो उठकर बाहर आ गए, जहाँ साजिद साहब और जुबैदा बेगम उनके मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत थी? हाँ भाई, खैरियत है। क्या हम इस वक्त नहीं आ सकते? साजिद साहब के मुस्कुराने पर उन्होंने सुकून भरा सांस लिया। नहीं, क्यों नहीं, आपका अपना घर है। सकीना बेटा, ठंडा कुछ ले आओ। खाना लगवाऊं भाई साहब? नहीं, खाना हम खा कर आए हैं, बस एक ज़रूरी बात करनी थी। जी। सुल्तान साहब कुछ अलर्ट होकर बैठ गए। तभी अहमद लाउंज में दाखिल हुआ। इन दोनों की नज़रें पहले अहमद की तरफ, फिर सवालिया अंदाज में सुल्तान साहब की तरफ गई। आओ अहमद, ये मेरे भाई साजिद और ये मेरी भाभी जुबैदा हैं। अहमद उनको सलाम करता हुआ सुल्तान साहब के साथ बैठ गया। और ये अहमद है मेरे दोस्त का बेटा, इस्लामाबाद से आया है। कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया। जब मुझ पर हमला हुआ था, मेरे दोस्त को पता चला तो उसने अहमद से कहा यही मेरे पास रुक जाए। तब से ये मेरे साथ है। बहुत अच्छा बच्चा है। आखिर में उन्होंने प्यार से अहमद का कंधा थपथपाया, जबकि वो सर झुकाए मुस्कुरा रहा था। साजिद साहब ने जुबैदा की तरफ देखा, जिन्होंने जिताती हुई नज़रों से साजिद साहब को देखा। अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ और गाड़ी की चाबी ले जाओ, वो सामने रैक में रखी है। जी। वो इन दोनों को खुदा हाफिज़ कहता हुआ बाहर निकल गया। जब तक सकीना शरबत सर्व करती रही, इन दिनों के दरमियान खामोशी छाई रही। वैसे बड़े अफसोस की बात है सुल्तान, तुम हमें गैर समझते हो। आखिर तुमने साबित कर दिया, तुम हमें सतीला समझते हो।
सुल्तान साहब ने हैरत से जुबैदा को देखा। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हारी ही खातिर हमने कहा था साथ तुम्हारे पास रह जाता है, वरना हमारा भी इकलौता ही बेटा है, पर तुमने मना कर दिया। हमने भी समझ लिया चलो जवान बच्ची का साथ है इसलिए मना कर दिया होगा, पर यह भी तो जवान लड़का है, तुम्हारे दोस्त का बेटा, ना जान ना पहचान। तुमने इसे घर में रख लिया, साथ तो तुम्हारा भतीजा है, सुतेला ही सही पर अपना तो था। तुमने इस पर भरोसा नहीं किया और इस अनजान पर भरोसा कर लिया। तुम वापिस चले जाते हो, ये घर होता है और आयशा भी। सुल्तान साहब ने बहुत तहम्मुल से उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन आखिरी बात पर उनका चेहरा सुर्ख हो गया। मतलब क्या है भाभी आपका? चुप रहो तुम, साजिद साहब ने जुबैदा को रोका था। इसको छोड़ो सुल्तान, तुम तो जानते हो औरतों की अक्ल को, छोटी सी बात का बतंगर बना देती हैं। तुमने इस लड़के को साथ रखा है तो सोच समझ कर रखा होगा। फिर आयशा हमारी अपनी बच्ची है, अच्छी तरह उसे जानते हैं हम। उन्होंने सुल्तान साहब के गुस्से को लफ्ज़ों से ठंडा कर दिया था। अब काम की बात करता हूँ जिसके लिए हम दोनों आए हैं। मैं कितनी दफ़ा आया लेकिन बात नहीं कर सका। आयशा हमें बहुत पसंद है, हम इसको अपनी बेटी यानी साद की बीवी बनाना चाहते हैं। पहले साद की कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी इसलिए बात नहीं की, अब तो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी जॉब है। मुझे तो पता है तुम्हें एतराज़ नहीं होगा, पर जुबैदा और साद का कहना है तुमसे और ख़ासकर आयशा से पूछ लें। सुल्तान साहब कितनी देर तक बोल ही नहीं सके। उन्हें यह तो अंदाज़ा था वो लोग आयशा के लिए ये ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो आयशा की नफ़ पसंदीदगी भी जानते थे और उनकी अपनी ख्वाहिश इन लोगों की ख्वाहिश से मुख्तलिफ थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ जवाब नहीं दे सकते थे। ठीक है भाई साहब, मैं आयशा से पूछ कर जवाब दूंगा। कुछ देर बैठने के बाद वो दोनों खड़े हो गए। अच्छा सुल्तान, चलते हैं और तुम्हारी हाँ के मुंतज़िर रहेंगे। उनके कहने पर सुल्तान साहब वो मुश्किल मुस्कुराए। उनके जाने के बाद वो आयशा के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा लॉक था। वो कुछ देर बाहर खड़े रहे, फिर सुबह बात करने का इरादा करते हुए अपने कमरे में आ गए। सुबह वो अहमद के साथ साजिद साहब की रात वाली बात डिस्कस कर रहे थे। जब आयशा डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, उसके चेहरे से उन्हें अंदाज़ा हो गया था वो उनसे नाराज़ है। वो किसी को सलाम या मुहातिब किए बगैर उनसे फासले पर जाकर बैठ गई और कुछ भी खाने के बजाय जूस का गिलास थाम लिया। आयशा, कल तुम्हारे ताया और ताई आए थे, उन्होंने खुद ही उसे मुहातिब कर लिया। उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। साथ के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर अब क्या? उसने चौंक कर उन्हें देखा और बहुत गौर से उसका चेहरा देखते अहमद को बड़े ज़ोर से हंसी आई थी। फिर आपने क्या कहा? उसका चेहरा उसकी बेचैनी को अयां कर रहा था। मैंने कहा मैं आयशा से पूछ कर बताऊँगा। उसके तने हुए असाब एकदम पुरसकून हुए थे। उसने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। आप जानते हैं मुझे साद भाई बिल्कुल नहीं पसंद। जानता हूँ, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि साफ इनकार करना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉपर रीज़न होना चाहिए तो इसके लिए। उन्होंने अगली बात कहने के लिए गला खंगारा। मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हारी शादी अहमद से हो जाए। और उनकी बात उसके लिए इतनी अचानक थी कि वो कुछ कह ही नहीं सकी। तुमने मुझसे पूछा था कि अहमद कौन है? अहमद नवाजिश मेरे दोस्त और तुम्हारी मम्मा के कज़न का बेटा है, जिससे तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में तय कर दिया था। मैं ये बात तुम्हें अहमद की आमद से पहले बताना चाहता था, लेकिन अहमद ने मुझे मना कर दिया। लेकिन जितनी बदतमीज़ी तुमने अहमद के साथ करके मुझे शर्मिंदा किया है, मुझे लगता है तुम्हें बता दूं अहमद के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। शायद तुम। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो कितनी देर उन्हें ऐसे देखती रही जैसे उनकी बात का यकीन न आया हो। सुल्तान साहब गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहे थे। वो खामोश थी और यही उनके लिए गनीमत था कि वो मज़ीद अहमद के सामने बदतमीज़ी न करे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में इस बारे में बात करते हैं, चलो अहमद। उनके जाने के बाद वो कितनी देर यूं ही बैठी रही। इतना बड़ा झूठ मेरे पापा ने मेरे साथ बोला। वो जानते थे अहमद कौन है, लेकिन मुझे नहीं बताया क्योंकि अहमद ने उन्हें मना कर दिया था। अब उनके लिए अहमद मुझसे ज़्यादा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर तक वो होंठ चबाते हुए खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब आंसू में रवानी आ गई तो उसने झटके से डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लास, कप, चमचों का स्टैंड सब गिरा दिया। आवाज़ सुनकर किचन में काम करती सकीना तेज़ी से बाहर निकली और उसको यूं पागलों की तरह चीज़ें गिराते देखकर उल्टे कदम पीछे हटी थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो मुकम्मल खामोशी थी। वो हैरान होता, दर्जीदा नज़रों से इधर उधर देखता किचन की तरफ आ गया, जहाँ सकीना हंडिया बना रही थी। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये बताओ मोहतरमा तूफ़ान साहिबा कहाँ है और इतनी खामोशी क्यों है? उसके तूफ़ान कहने पर सकीना खीखी करने लगी। वो जी, सुबह तो उन्होंने ये हंगामा किया था, मैं तो डर के मारे किचन से नहीं निकली और तब से कमरे में है, बाहर ही नहीं आई। पता करना था ठीक तो है, अहमद ने मजाक से कहा, लेकिन अंदर से वो परेशान हो गया। जी ठीक है, 2 दफ़ा डांट खा चुकी हूँ। फिर तो ठीक है, वो मुतमिन होकर बोला। अच्छा चलो अब अच्छी सी चाय पिला दो। अहमद भाई, बाजी बहुत अच्छी हैं, आप डर कर उन्हें छोड़ न देना। उसकी बात पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी बाजी जैसी भी हैं मुझे पसंद आ गई हैं। उसकी बात सुनकर सकीना मुस्कुरा दी। वो टीवी लाउंज में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। तभी सुल्तान साहब अंदर आए थे और उन्होंने भी आते ही सकीना से आयशा के बारे में पूछा। वो सुबह से कमरे से नहीं निकली। सुनकर वो परेशान हो गए। वो कितनी देर दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे पुकारते रहे, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हत्ता कि अहमद को उठकर उनके पास जाना पड़ा। अंकल आप आ जाएं, वो खुद बाहर आ जाएगी। अहमद उन्हें बाजुओं के हल्के में लेकर आगे बढ़ गया, जबकि दरवाजे के साथ लगी आयशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रात के 12 बज रहे थे। भूख से उसका बुरा हाल था। उसने चुपके से दरवाज़ा खोला।
लाउंज में हल्की लाइट ऑन थी। वो दबे पाँव चलती हुई किचन में चली गई। फ्रिज खोलते ही अंदर कमरे में रोशनी की लकीर सी फैल गई। वो सालन वाला डोंगा निकाल कर मुड़ी ही थी कि किचन एकदम रोशनी में नहा गया। डोंगे पर एक पल के लिए उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। उसने जल्दी से डोंगा काउंटर पर रखा और मुड़कर देखा, जहां अहमद दरवाजे में खड़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। आयशा का हलक तक कड़वा हो गया। तो आखिरकार भूख ने मोहतरमा को बिल से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। ये मेरा घर है, जो मर्जी करूं। आप होते कौन हैं मुझसे ऐसी बात करने वाले? सारे दिन का गुस्सा वो निकालना चाहती थी। जिस दिन से हमारे घर आए हैं जीना हराम कर दिया है मेरा आपने, कि अपने घर में कोई रखता नहीं आपको जो जो हमारे घर आके पड़े हैं। मुझे तो लगता है कोई डिग्री भी नहीं जो ड्राइवर तक बनने को तैयार हो गए हैं, और पता नहीं पापा को क्या कहानी सुनाई जो वो यूं एतबार करने लगे हैं। आपने सोचा होगा अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी करके सारी जायदाद पर कब्जा कर लूँगा। आपकी जैसी मेंटेलिटी के लोग कभी कामयाब नहीं होते, और अगर कामयाब हो भी जाएं तो उनकी हैसियत नौकर से ज़्यादा नहीं होती। वो अपनी भरास बड़ी कामयाबी से निकाल चुकी थी, क्योंकि मुकाबिल का चेहरा जब्त करने के चक्कर में सुर हो गया था। और आयशा की मुस्कुराहट बड़ी पुरसुकून थी। वो पतरीठा चेहरा लिए बिल्कुल उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसने उसे दोनों बाजुओं से थामा था। पहले तो वो उसकी इतनी जुर्रत पर हैरान हुई, फिर उसकी आहनी गिरफ्त पर रूहानसी होकर खुद को चुराने लगी। तुम्हारे जैसी बदमिजाज लड़कियों का दिमाग कैसे दुरुस्त करना है मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। ये जो भी तुमने बकवास की है ना, इसका मज़ा भी ये भी चिखा देता। लेकिन मुझे अंकल का लिहाज है। लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारे सारे इख्तियारात मेरे हाथ आ जाएं, तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि याद रखोगी। उसके अंदाज पर एक पल के लिए वो सहम कर रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने सर झटका। नामुमकिन बात है मैं आपसे शादी करूं। उसकी आंखों में देखते हुए बेखौफी से बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं जहर खा लूँगी। जहर खन मुस्कुराहट अहमद के चेहरे पर आई। इसकी तुम फिक्र मत करो, वो मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। कहने के साथ उसने ज़ोर से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, और जो उस सलूक के लिए तैयार न थी झटके से मार्बल शेफ के साथ लगी। और तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, हमारे पास इतनी दौलत है कि तुम्हारे घर जैसे 3 घर खरीद सकते हैं। और एमबीए की डिग्री है मेरे पास, वो भी अमेरिका की। जबकि वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी। जंगली इंसान, उसने सुना ज़रूर था लेकिन मुड़कर नहीं देखा, बल्कि सालन वाला डोंगा उठाकर ले गया। और आयशा को जितनी गालियाँ आती थी उसने उसे दी थी। सारी रात रोने के बाद खुद सुबह तक वो खुद को काफ़ी कंपोज कर चुकी थी। वो जानती थी पापा नमाज के बाद नहीं सोते, और इस वक्त अहमद नामी असेब भी उनके साथ नहीं होगा। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रहे थे। आहट पर उन्होंने आंखें खोलकर देखा, और उसे देखकर वो मुस्कुराए थे जैसे वो उसी के मुंतज़िर हों। मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे, उसने सर नफ़ी में हिलाया था। मैं कल आया था लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे पता था तुम्हें गुस्सा था, और मैं चाहता था तुमसे बात करूं जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम तसल्ली से किसी नतीजे पर पहुंच जाओ। पापा, मैंने बहुत तसल्ली से सोचकर ये फ़ैसला किया है, मैं अहमद से शादी नहीं कर सकती। क्यों? उसके खामोश होने पर वो बोले, क्योंकि पापा वो जैसा नज़र आता है वैसा है नहीं। पहले दिन से उसने मुझे टॉर्चर करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आपके सामने वो तमीज़ का मुजाहरा करता है, लेकिन मुझसे हमेशा बदतमीज़ी से बात करते हैं। सुल्तान साहब कितनी देर तक उसका चेहरा देखते रहे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। अहमद से शादी न करने की वजह सिर्फ नापसंदीदगी है या कुछ और? आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा, और उसने पूरी हिम्मत के साथ खुद को हुज़ैफ़ा के बारे में बताने के लिए तैयार किया। पापा, उसने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सुल्तान साहब को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्हें लग रहा था अहमद से शादी ना करने की वजह कुछ और है, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद थी कि आयशा किसी और को पसंद नहीं कर सकती। उसका नाम हुज़ैफ़ा है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। ये 2 जुमले उसने उनसे नज़रें मिलाए बगैर अदा किए थे। उनकी मुसलसल खामोशी पर उसने डरते डरते उनकी तरफ देखा और बेख्तियार उनका हाथ थमा। पापा, आप कुछ कहेंगे नहीं? उन्होंने गहरा सांस लिया। क्या कहूँ आयशा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। जब तुमने अहमद से बदतमीज़ी की, मेरा भी लिहाज नहीं किया, तो मैंने सोचा मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। और आज फिर वही सवाल मेरे सामने है, क्या मेरे प्यार में कमी थी जो तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ी? मैंने तुम्हें वहाँ अच्छी तालीम हासिल करने भेजा था, ये इख्तियार नहीं दिया था तुम अपने लिए खुद लड़का पसंद करती फिरो। वो जो खामोशी से सर झुकाए उनकी बात सुन रही थी, एकदम बोल पड़ी। पापा, मैंने कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो मैंने हमेशा इस यकीन का मान रखा है। अगर मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई लिमिट क्रॉस की है। मैं कभी उसके साथ बाहर आउटिंग पर नहीं गई, कभी होटलिंग नहीं की। कॉलेज में जब कभी मेरी उससे बात हुई, सिद्रा हमारे साथ होती है। पापा, आप मुझे इतना चाहते हैं, हर चीज़ में घर में मेरी मर्ज़ी से होती है, लेकिन ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले पर मेरा इख्तियार क्यों नहीं? पापा, वो अब रो पड़ी थी। सुल्तान साहब जो नाराज़ी से मुँह दूसरी तरफ किए उसकी बातें सुन रहे थे, उसके रोने पर उसे देखने लगे। आयशा, उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? उसका सर नफ़ी में हिला। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भला चाहने वाला इस दुनिया में कोई है? उसने फिर सर नफ़ी में हिलाया। तो मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता हूँ? मैंने बहुत सोच समझ कर और बहुत परखने के बाद अहमद को तुम्हारे लिए चुना है। ये मेरा जज्बाती और जल्दबाजी का फैसला नहीं। मेरी नज़र वो देख सकती है जो तुम अब नहीं देख रही।
वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आयशा ने सरनफी में हिला दिया। नहीं पापा, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ हुज़ैफ़ा के साथ खुश रहूँगी। वो मुझे समझता है। उसके ज़िद्दी अंदाज पर उन्होंने उसके चेहरे के गिर्द से हाथ हटा लिए। पापा, एक बार आप इससे मिल तो लें। उसने मुल्तजी अंदाज में कहा। नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी अहमद से होगी। आयशा ने दुख से उन्हें देखा और आंसू साफ करती हुई खड़ी होगी। और मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं शादी हुज़ैफ़ा से करूँगी। आयशा, वो एकदम गुस्से से चिल्लाए तो बाहर खड़े अहमद ने हैंडल पर हाथ रखा था। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और मेरे मरने के बाद ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब समझने में उन्हें एक पल लगा था। आयशा, वो घबरा कर खड़े हुए थे। उसके दरवाज़ा खोलने से पहले अहमद साइड पर हो गया। वो किचन की तरफ भागी। उसके पीछे सुल्तान साहब और अहमद। उनके किचन में पहुंचने से पहले वो चाकू निकाल कर अपने बाजू पर कट लगा चुकी थी। सुल्तान साहब वहीं साकित हो गए। उसकी साकित नज़रें ज़मीन पर जमा होते खून पर जमी। उनके पीछे खड़ा अहमद एक पल के लिए हैरान परेशान इस मंजर को समझने की कोशिश करने लगा, और समझ आते ही उसने आयशा को मजीद मौका दिए बगैर चाकू उसके हाथ से छीन लिया। वो इतनी सी देर में इतनी नकाहत का शिकार हो गई कि मज़ाहमत न कर सकी। वो चिकराते सर के साथ उसने काउंटर का सहारा लेना चाहा, लेकिन नाकाम रही। इससे पहले वो गिरती, अहमद ने उसको थाम लिया था, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अंकल, वो दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखे गहरी सोच में गुम थे। जब अहमद की आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया, वो जूस का गिलास लिए खड़ा था। नहीं अहमद, दिल नहीं कर रहा। प्लीज़ अंकल, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम हो रही है, इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं। उसके अंदाज पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने किसी आदमी को यूं बेबसी से रोते नहीं देखा। उनसे मिला, कितनी मजबूत पर्सनैलिटी थी उनकी। उनकी अपनी औलाद ने उन्हें कितना बेबस कर दिया था, और पहली दफ़ा उससे आयशा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अंकल प्लीज़, उसने बेख्तियार उठकर उन्हें अपने साथ लगा लिया। आई एम सॉरी अहमद। अंकल, मुझे सॉरी क्यों कह रही हैं? मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया है। मैंने कितने मान से उससे बात की, जबकि वो किसी और को पसंद करती है। ये बात अहमद को बताते हुए उनका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इस समय समा जाए। अहमद कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो इंकशाफ किया था वो ये सब सुन चुका था। मैं तुम्हारा ही नहीं, नवाजिश का भी मुजरिम हूँ। उसने बचपन की बात को अहम जाना। चाहता तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने पास रखा। मेरी एक कॉल पर तुम्हें भेज दिया। आयशा की इतनी बदतमीज़ी पर भी तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, पर आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं। मेरी तुमसे एक गुजारिश है, आयशा की इस हरकत का किसी को पता ना चले, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं। अहमद ने सर हिलाकर इकरार किया। थैंक यू। उन्होंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं जानता हूँ वो गलत फैसला कर रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। वो सर झुकाए खुद गुलामी के अंदाज में बोले। अहमद ने अफसोस से उनके चेहरे को देखा, जो एक ही दिन में बूढ़े लगने लगे थे। जब उसे होश आया तो इसके करीब सिदरा बैठी थी, और इससे कुछ फासले पर सोफे पर सुल्तान साहब बैठे थे। अंकल, आयशा को होश आ गया है। सिदरा की पुरजोश आवाज़ पर उन्होंने सर उठाकर आयशा की तरफ देखा और गहरा सांस लेकर खड़े हो गए। तुम जिस लड़की की बात कर रही थी उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कहकर वो रुके नहीं। हैं, ये इनकलाब कैसे हुआ? सिदरा ने हैरत से उसे देखा तो उसने मुश्किल मुस्कुराते हुए अपने बाजू की तरफ इशारा किया। सिदरा ने आंखें फाड़कर उसे देखा। अंकल ने मुझे तो नहीं बताया। उन्होंने कहा चोट लगी थी। वो अब हैरान थी। पर आयशा, ये सब क्यों? वो मान नहीं रहे थे। वो मेरी शादी अहमद से करवाना चाहते थे। एक बात कहूँ? हाँ, वो बंद आंखों के साथ बोली। हुज़ैफ़ा से करोड़ दर्जे बेहतर अहमद है। आयशा ने झटके से आंखें खोली। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है, इसीलिए तो कह रही हूँ। सिदरा फिर भी अपनी कहने से बाज नहीं आई। मंगनी की तकरीब बहुत सादगी के साथ उन्होंने घर में अरेंज की थी। उनकी तरफ से उनके भाई थे, वो भी उनसे नाराज़ थे। वो खुद आयशा के मुस्तकबिल को लेकर इतने परेशान थे कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। उन्हें पहले ही आयशा के फैसले पर एतराज़ था। मज़ीद हुज़ैफ़ा से मिलकर उनका दिल ख़राब हो गया। उन्हें ये अंदाज़ा था कि उनकी बेटी को लोगों की पहचान नहीं, वरना अहमद जैसे हीरो को ना ठुकराती। उनकी समझ में नहीं आता था उसे हुज़ैफ़ा में क्या नज़र आया। उन्हें पहली नज़र में वो लड़का एहसास कमतरी का शिकार लगा, और इससे बातें करने के बाद उसकी बातों में लालच साफ नजर आया था। जानने के दावे के बावजूद आयशा को क्यों ये सब नज़र नहीं आया? हुज़ैफ़ा के घर वाले मौजूद थे, बिल्कुल उनके अंदाजे के मुताबिक अनपढ़, जाहिल, लालची, हरीस नज़रों से उनकी घर की चीज़ों को देखते हुए। उन्होंने ना चाहते हुए भी इन लोगों के लिए अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम किया था, जबकि वो आयशा के लिए एक मामूली सी अंगूठी और सस्ती सी ज्वेलरी के सिवा कुछ नहीं लाए थे। उन्होंने गौर से आयशा का चेहरा देखा कि शायद उसे कुछ बुरा लगा हो, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने गहरा सांस लेकर अहमद को तलाश किया। वो वहाँ नहीं था। अब अहमद को देखकर उन्हें आयशा के लिए ज़्यादा अफसोस होता था। वो सिदरा के साथ शॉपिंग करके लौटी। जब सकीना के ने बताया कि उसके पापा उसको बुला रहे हैं, वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मंगनी के बाद वो बहुत कम उससे बात करते थे। वो मुस्कुराती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही पहली नज़र अहमद पर पड़ी। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आपने बुलाया था पापा? हाँ आओ। उन्होंने संजीदगी से उसे सामने बैठने को कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद को उठता देखकर सुल्तान साहब ने पूछा। बाहर। बैठ जाओ। वो चारों नचार बैठ गया। तुमने जब कभी मुझसे ज़िद की, मैंने हमेशा पूरी की। अपनी ये वाली ज़िद पूरी करने के लिए तुमने जो तरीका इख्तियार किया, मैंने सोच लिया था। मैं अब कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाप हूँ, अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ। बात क्या है पापा?
अब कि वो परेशान होकर बोली, मुझे पहली नज़र में हुज़ैफ़ा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने नहीं कहा। उसके घर वाले देखे थे ना तुमने, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हो तुम कुछ? उनके सवालिया नज़रों से देखने पर वो खामोशी से उन्हें देखती रही। उसके फादर एक स्कूल में चपरासी हैं, एक भाई उसका मोटर मैकेनिक है और एक दर्जी का काम करते हैं। मनशियात का आदी है, 2 कमरों का घर है जिसमें इन 5 अफराद के अलावा उसकी 2 बहनें भी रहती हैं। क्या ये बात तुम्हारे नॉलेज में है? और आयशा के सर में जैसे धमाके हो रहे थे। उसे ये पता था हुज़ैफ़ा का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, लेकिन ये पता नहीं था उसका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है। और उसका फैमिली बैकग्राउंड उसने कभी उसके बहन भाइयों का पूछा ही नहीं और ना उसने कभी बताया। तुम्हारी खामोशी से तो यही अंदाज़ा होता है कि तुम्हें ये सब नहीं मालूम। उसे खामोश देखकर सुल्तान साहब जिताते हुए अंदाज में बोले, आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने पता करवाया है। किससे? अहमद ने पता करवाया है। आयशा ने खा जाने वाली नज़रों से अहमद को देखा। उसने कहा, और आपने यकीन कर लिया? ये आदमी तो कभी मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकता। आपको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? ये मुझसे बदला लेने के लिए झूठ बोल रहा है। वो क्यों बदला लेगा? ये तो आप इससे ही पूछें। और मुझे अफसोस है पापा कि आपको मुझसे ज़्यादा इस शख्स पर यकीन है। वो कहकर रुकी नहीं थी। मैंने कहा था ना अंकल, वो नहीं मानेगी। वो दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने अहमद की आवाज़ सुनी। उसने कमरे में जाकर सबसे पहले हुज़ैफ़ा को फ़ोन किया। शुक्र है तुमने फ़ोन तो किया। उसकी आवाज़ सुनकर हुज़ैफ़ा ने खुश होते हुए कहा, प्लीज़ हुज़ैफ़ा, इस वक्त मेरा मूड अच्छा नहीं। क्यों, क्या हुआ? दूसरी तरफ वो संजीदा हो गया। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई मोटर मैकेनिक और दूसरा दर्जी है, वो भी ड्रग एडिक्ट। हाँ, ये सच है। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। फिर तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। आयशा का पहले गुस्से और अब सदमे के बारे में बुरा हाल था। घर भी तुम्हारा इतना छोटा है हुज़ैफ़ा, मुझे कहाँ रखोगे? मैं मानता हूँ आयशा, जो तुम कह रही हो सब ठीक है। ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रखूँगा। मैं तो खुद भी उनके साथ नहीं रहना चाहता, जहाँ मसले और गुर्बत ही ख़त्म नहीं होती। शादी का कुछ अर्सा हम अंकल के साथ रहेंगे। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी, हम अपना घर ले लेंगे। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो अंकल का इतना बड़ा बंगला और बिजनेस सब तुम्हारा ही तो है। पापा मुझे कुछ नहीं देंगे, बेख्याली में उसके मुंह से निकला। क्या मतलब? हुज़ैफ़ा को धचका लगा। तुम जानते हो मैंने पापा की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर तुमसे मंगनी की है। उन्होंने मंगनी इस शर्त पर की थी कि वो शादी के बाद मुझे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देंगे। उसने जैसे हवा में तीर छोड़ा। तुम मजाक कर रही हो आयशा? हुज़ैफ़ा जैसे रो देने को था। नो, आई एम सीरियस। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अच्छा आयशा, मेरी कॉल आ रही है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन रखते ही आयशा ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो दोनों टांगे सोफे पर रखी उन पर थोड़ी टिकाई गहरी सोच में गुम थी। एक हफ्ता पहले उसने हुज़ैफ़ा से बात की थी। उसके बाद ना उसने कॉल की ना हुज़ैफ़ा ने। वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी। 2 माह बाद शादी थी उसकी, लेकिन उसने शॉपिंग भी बंद कर दी। पापा अलग खामोश रहते थे। पहले भी घर में 2 अफराद थे, लेकिन आवाज़ें थी। अब तो लगता था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। अहमद जब था तो पापा उससे बात कर लेते थे, अब तो वो भी चला गया था। उसने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली। गाड़ी का हॉर्न बजा। उसके बाद डोरबेल बजी। वो हैरान होती हुई बाहर निकली, क्योंकि कार का हॉर्न पापा की गाड़ी का नहीं था। उसने गेट खोला तो सामने ही पापा खड़े थे, लेकिन 2 आदमियों का सहारा लिए हुए। पापा? वो बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ उन्हें? उसने इन दोनों से पूछा। अचानक ऑफिस में सर की तबीयत खराब हो गई थी। हम अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इन्हें एंजाइना का अटैक हुआ है, किसी टेंशन की वजह से। उसने रोना शुरू कर दिया। वो दोनों उनको सहारा देते हुए बेडरूम में ले आए। हफीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, मैं अब ठीक हूँ। वो मुश्किल ये बोल सके, ये इनकी मेडिसिन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है, मैं सर का मैनेजर हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन्हें छोड़कर वो अंदर आई तो वो आंखें बंद किए लेटे थे। पापा? उसने रोते हुए उन्हें पुकारा तो उन्होंने वो मुश्किल आंखें खोली। वो तुम्हारे लायक नहीं आयशा। कौन पापा? हुज़ैफ़ा। वो कुछ नहीं बोली, बस उनका हाथ पकड़ कर रोती रही। आज ऑफिस आया था वो और उसका भाई। आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा। 50 लाख मांग रहे थे। किराए का घर था जहाँ से उन्हें जवाब मिल गया है, और वो मकान खरीदना चाहते हैं। वो कह रहा था तभी तो मकान आपने देना है, तो अभी सही। मेरी बातों पर भी शायद तुम यकीन न करो, जैसे अहमद का नहीं किया। मैंने रिकॉर्डिंग की है, सुन लो। उन्होंने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। और अगर मैं ना दूँ तो? सुल्तान साहब की आवाज़ आई थी। वो तो आपको देने पड़ेंगे, और ये मैं अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए कह रहा हूँ। कहाँ आदत है उसे एक कमरे में रहने की? अगर आपने मुझे 50 लाख ना दिए तो आपकी बेवकूफ़ बेटी तो है ना। सोचें उस पर मेरे प्यार का रंग कितना गहरा है। पहले भी वो मेरी खातिर खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है, तो सोचें क्या मेरी खातिर वो घर से भाग नहीं सकती? फिर जो आपकी इज़्ज़त रह जाएगी तो 50 लाख क्या बुरे हैं? ये मकरू अंदाज हुज़ैफ़ा का था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए रिकॉर्ड कर ली। आज मेरा दिल चाह रहा है आयशा कि मैं मर जाऊं। जितनी ज़िल्लत मुझे इस लड़के के सामने महसूस हुई, तुमने मुझे मार दिया आयशा, मार दिया। खुदा के लिए पापा ऐसे मत कहें। पापा, मुझसे गलती होगी। वो उनका हाथ पकड़कर बुरी तरह रो पड़ी। अहमद को बुलाओ। पापा? आयशा, अहमद को बुलाओ। वो बेबसी से उनका चेहरा देखने लगी। मेरे मोबाइल में उसका नंबर है। उसने अहमद का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं? आयशा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जैसे वो उससे बात न करना चाहता हो। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, उसे कहो आ जाओ। पापा कह रहे हैं आप आ जाएं। खैरियत है ना? उसकी भारी आवाज़ पर वो चौंका। पापा की तबीयत ठीक नहीं है।
अब कि वो रो पड़ी। ओके, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसने उनको 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन वो शायद सो गए थे। वो उठकर लॉन्च में आ गई, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। 15 मिनट थे कि गुजर नहीं रहे थे। 15 मिनट में 10 दफ़ा उसने अंदर झांक कर देखा था कि पापा सांस ले रहे हैं। अचानक वो पता नहीं क्यों बहुत डर गई थी। या अल्लाह, अहमद आ जाए, उसने दिल से दुआ की। तभी डोरबेल बजी। वो भागती हुई गेट तक आई। कहाँ है अंकल? वो भी उसी की तरह परेशान था और इसके जवाब से पहले भागते हुए सुल्तान साहब के कमरे की तरफ गया। अंकल, उसने करीब जाकर पहले उन्हें पुकारा और उसकी एक पुकार पर उन्होंने आंखें खोल दी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराए थे। आयशा के दिल चाहा खुद को छूट कर ले। उसके एक गलत फैसले ने उसके बाप को उससे दूर कर दिया था। तुम आ गए अहमद? जी अंकल, मैं आपके पास हूँ। ये अचानक क्या हुआ? तबीयत कैसे ख़राब हो गई आपकी? जाने का वक्त आ गया है अहमद। पापा, वो एकदम चीखती हुई उनके कदमों में लिपट गई। ऐसे मत कहें पापा, मैं मर जाऊंगी। अहमद भी एकदम परेशान हो गया। प्लीज़ अंकल, ऐसे मत बोलें, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आ गया हूँ ना, अभी चलते हैं हॉस्पिटल। नहीं अहमद, अब जीने को दिल नहीं करता। मेरा दिल आज मर गया है। पापा मुझे माफ़ कर दे। वो अब उनके पाँव चूम रही थी। नहीं पापा। वो और ज़ोर से रोने लगी। जहाँ हो आयशा, वो उनके दाएं तरफ आकर बैठ गई। पापा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब जो चाहे मुझे सज़ा दे पापा, जो चाहे। वो उनके कंधे पर सर रख कर बुरी तरह रो पड़ी। अहमद, आज फिर तुमसे कुछ मांगने लगा हूँ। तुम भी कहोगे कैसा खुदगर्ज आदमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम पर मुझे मान भी बहुत है। उन्होंने बाएं हाथ में अहमद का हाथ थाम रखा था। मेरी बेटी बहुत नादान है, इससे गलती होगी। मैं इससे नाराज़ हूँ, पर मैं इसे तकलीफ़ में नहीं दे सकता। मेरे बाद ये अकेली हो जाएगी। पापा, मुझे बात करने दो आयशा। उन्होंने नाराज़गी से उसे देखा। इसे मैंने आज तक ज़माने की हर बुराई से बचा कर रखा है, इसलिए ये लोगों को पहचानने में धोखा खा गई। मेरे बाद सिर्फ एक तुम हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अंकल, अहमद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश करवा दिया। मैंने खुद तुमसे कहा था मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं। मेरे बाद बेशक तुम इससे शादी न करना, लेकिन इसका ख्याल ज़रूर रखना। रखोगे ना? पापा मत करें ऐसा, मुझे माफ़ कर दें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मैं कभी ज़िद भी नहीं करूँगी। आपको हुज़ैफ़ा नहीं पसंद, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस पापा, नहीं करूँगी। बस मुझे माफ़ कर दें। वो दोनों हाथों में उनका चेहरा थाम कर उससे वादा कर रही थी। उसकी हालत इस वक्त इतनी काबिल रहम हो रही थी कि अहमद को भी अफसोस हो रहा था। आयशा, सुल्तान साहब ने उसे बाजुओं के हल्के में ले लिया। वो उनके सीने पर सर रख कर रो पड़ी। मैं तुमसे नाराज़ नहीं मेरी बच्ची, मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। उन्होंने अब भी अहमद का हाथ थामा हुआ था। अहमद, वादा करो मेरी आयशा का ख्याल रखोगे? उसके सर हिलाने पर वो मुस्कुरा दिए। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे बहुत सुकून है। वो अब नॉर्मल अंदाज में कह रहे थे। मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सोऊंगा। अहमद, तुम जाना नहीं, आयशा अकेली हो जाएगी। अहमद ने बेसाख्ता आयशा की तरफ देखा। तभी उसने भी अहमद की तरफ देखा। नज़रें मिलने पर दोनों ने नज़रें चुरा ली। मैं उठूंगा तो नवाजिश से मेरी बात करवा देना। अहमद ने सर हिला दिया। थोड़ी देर सोऊंगा। वो गनूदगी में चली गई। पापा, आयशा ने घबरा कर आवाज़ दी। शायद दवाइयों का असर है, सोने दो इनको। बाहर आ जाओ, वो कहकर बाहर निकल गया। उन्हें चादर उड़ा कर लाइट ऑफ करके बाहर निकल आई। कितनी देर वो उंगलियां मरोड़ती सोफे की साइड पर खड़ी रही, जबकि अहमद आंखें बंद किए सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा था। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें खोलकर देखने पर वो कुछ और बोल गई। खाना खाएंगे? नहीं, तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वो कुछ कहे बगैर कमरे में आ गई। नामन उस शोर पर उसकी आंख खुली। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आयशा की चीखने की आवाज़ थी। वो नंगे पाँव सुल्तान साहब के कमरे की तरफ भागा था। पापा, वो रोते हुए उनको ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। अहमद, पापा बोल नहीं रहे, ये मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। आप बुलाए ना, आपकी बात ज़रूर मानेंगे। और वो अब उसका बाजू पकड़कर उसे खींच रही थी। अहमद ने सुल्तान साहब के दिल पर हाथ रखा, जो बिल्कुल साकित पड़ा था। उसकी आंखें एकदम आंसू से भर गई और आयशा जो मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर पागलों की तरह चीखने लगी। फिर क्या सोचा है? किस बारे में? नवाज़िश साहब के पूछने पर उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। आयशा के बारे में। अहमद ने गहरा सांस लिया। पापा, ये उसकी ज़िंदगी है, उसे क्या करना है ये आपको उससे पूछना चाहिए। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ उसके पास, पर वो मुझे देखते ही रोने लगती है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कोई भी बात करने की। मैंने उसके ताया से पूछा कि हम आयशा को अपने साथ ले जाएं, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? वो माथे पे बल डालकर बोला। वो भी अपनी जगह ठीक है अहमद, वो आयशा के ताया हैं, उनका उस पर हक है, जबकि हम कौन हैं उसके। लेकिन पापा, अंकल ने जाने से पहले आयशा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वो तुम्हें पता है, लेकिन लोगों को नहीं। वो तुमसे पूछेंगे कि किस हक से तुम आयशा को साथ लेकर जाना चाहते हो, तो क्या कहोगे? और क्या आयशा तुम्हारे साथ जाएगी? अब की बार वो कुछ नहीं बोला था। हमें 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ आए। तुम्हारी मम्मी भी बार बार फ़ोन कर रही हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए और मेरे ख्याल में आयशा को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ताकि शायद वो खुद कोई बेहतर फैसला कर सके। वो सर हिलाकर रह गया। तभी शोर की आवाज़ पर दोनों घबरा कर अंदर की तरफ भागे और दरवाजे में ही रुक गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अहमद ने आयशा का सुर्ख चेहरा और जरहाना अंदाज देखकर मुकाबिल को देखा, जहाँ हुज़ैफा खड़ा था। वो दोनों हाथ सीने पर हाथ बांध कर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। आयशा,
ना मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा, तुम मेरे पापा के कातिल हो। लालच ने मेरे पापा की जान ले ली। जोर से बोलते हुए वो रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो आयशा। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बेसाख्ता 3 कदम पीछे हटी। दूर रहो मुझसे घटिया इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये लो अपनी घटिया अंगूठी और दफ़ा हो जाओ। मैं समझूंगी मर गए तुम, बल्कि मर जाओ तुम, मुझे इससे कि सुकून आ जाएगा। आयशा वो घिघियाने वाले अंदाज में आगे बढ़ा। तुम दफ़ा होते हो या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। कहने के साथ उसने टेबल पर पड़े स्टैंड में से चाकू निकाल लिया। नवाजी साहब के साथ साजिद साहब और तमाशा देखता साथ एकदम आगे बढ़े, जबकि सिद्रा ने मजबूती से उसे कंधे से थाम लिया था। आज काफ़ी दिन बाद अहमद ने उसे उसके पुराने अंदाज में देखा था और वो जानता था अगर हुज़ैफा मजीद कुछ देर यहाँ रुका तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। जाते क्यों नहीं? आयशा ने कह दिया ना कि तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चले जाओ, आइंदा यहाँ नज़र मत आना, वरना सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। और एक बात, वो झुककर अंगूठी उठा रहा था जब आयशा बोली, आज तक मैंने तुम्हें जितनी रकम दी है वो मुझे वापस चाहिए। अगर तुमने वापस ना की तो पुलिस के ज़रिए मुझे ये काम करना होगा। हुज़ैफा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन साजिद साहब उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए उसे बाहर ले गए, जबकि सिद्रा उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। ये क्या था? नवाजी साहब अब तक परेशान और हैरान थे। वो ऐसी ही है। अहमद ने मुस्कुराकर जाने किस बात का मजा लिया, जबकि नवाजी साहब के लिए रोती घबराती आयशा का ये रूप हजम करना मुश्किल हो रहा था। दस्तक पर उसने आंखें खोलकर देखा और नवाजी साहब को देखकर उठकर बैठ गई। वह कितनी देर उसके साथ बैठकर उसे तसल्ली देते रहे। वो जो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी, चौंक कर उन्हें देखने लगी। आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, जाना तो है। इतने दिन हो गए, तुम्हारी आंटी भी अकेली हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, लेकिन तुम्हारे ताया ने काफ़ी तसल्ली दी है कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम आते जाते रहेंगे। फ़ोन पर भी तुमसे रब्ता रहेगा। पता नहीं क्यों उसे ढेर सा रोना आया था। आयशा, तुम ऐसे रोगी तो मुझे परेशानी होगी, वहाँ भी मैं परेशान रहूँगा। तभी अहमद अंदर आया। चले पापा? हाँ चलो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। वो उसके सर पर हाथ रख कर बोले। उनके जाने के बाद आयशा ने आंसू भरी नज़रों से सामने देखा। वो वहीं खड़ा था। आयशा खुद उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने पापा के अलावा आपको भी बहुत हर्ट किया है। पापा आपसे बहुत प्यार करते थे, आप पर उनको बहुत मान था। मैंने तो उनका मान तोड़ दिया। कहने के साथ उसकी आवाज़ भर आ गई। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो पापा भी मुझे माफ़ कर देंगे। बोले, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अहमद का सर खुद बहुत हिल गया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं। तो आयशा की तो पर उसने अचानक चौंक कर उसका चेहरा देखा। तो क्या? कुछ नहीं। वो पलट गई थी, जबकि उसकी तो को लेकर वो सारा रास्ता सोचता रहा। अब उसके दिन रात माफ़ी मांगने में गुजर जाते थे। अभी भी कमरे में पड़े पड़े उसका दिल घबराने लगा तो बाहर आ गई। उसका रुख सुल्तान साहब के कमरे की तरफ था, लेकिन अंदर दाखिल होने ही उसे झटका लगा। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह से हिली थी। वो वहीं से चीखी थी, सकीना जी बाजी। वो भागती हुई आई। ये किसने? उसने उंगली से कमरे की तरफ इशारा किया। गुस्से के मारे उससे बात पूरी नहीं हो रही थी। बाजी, यही नहीं, सारी जगह पर यही कुछ है। आपके ताया ने सारे घर पर कब्जा कर लिया है। वो एकदम शॉक्ड होकर रह गई। अब कि उसने ध्यान से सारे घर का जायजा लिया। उसने उनकी वार्डरोब खोली। उनके कपड़े, उनके लॉकर्स में रखे जेवरात, नकदी सब गायब थे। वो जैसे वहीं गिर गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो तेज़ी से चलती हुई बाहर आई। सकीना वहीं खड़ी थी। ये सब कब से हो रहा है? ये तो जी कुल के बाद से हो रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी दफ़ा आई थी आपके पास, पर आपकी हालत ऐसी नहीं थी। और तो और लोग भी मुझे भी निकालना चाहते हैं। मैं ही ढिठों की तरह खुद आ जाती हूँ। मुझे बस आपकी फ़िक्र है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। वो जो होंठ चबाते हुए सकीना की बात सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोए नहीं बाजी, आप तो बड़ी बहादुर हैं। सकीना को उस पर बड़ा तरस आया था। बहादुर नहीं हो सकीना, मेरी सारी बहादुरी मेरे पापा की वजह से थी। वो कहते थे मैं दुनिया के रूप नहीं जानती। देखो सकीना, मैंने कितना धोखा खाया, हर जगह हर रिश्ते से धोखा खा रही हूँ। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा का दिल दुखाया और अब मुझे समझ आ रही है उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। वह फूट फूट कर रो दी। नहीं बाजी, ऐसे ना रो। माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी गलती कर लें। साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे। वो गुस्सा ज़रूर थे पर नाराज़ नहीं। मैं अकेली रह गई सकीना, बिल्कुल अकेली। आप अकेली नहीं बाजी, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। फिर अहमद भाई भी तो आपके अपने हैं। और वो रोना भूल कर सकीना का चेहरा देखने लगी। मैं ठीक कह रही हूँ बाजी, बड़े साहब ने उन्हें आपके लिए पसंद किया था ना। अहमद भाई तो दुआ है साहब की आपके लिए। वो सब भूल कर सकीना का मुंह देखती रही। वो लाउंज में आई तो वो तीनों बड़े खुशगवार मूड में टीवी देख रहे थे। अरे वाह भाई, आज आयशा कैसे कमरे से बाहर आ गई? जुबैदा ने बड़े तंज़िया अंदाज में उसे देखकर कहा। ताया जी, आपने अपना सामान पापा के रूम में शिफ्ट क्यों किया? इसके सवाल पर एक पल के लिए तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। भाई, अब हमें यहीं रहना है तो घर के सरबराह का जो कमरा होगा मैं उसी में रहूँगा ना। साजिद साहब की ढिठाई पर उसका गुस्सा उदाया। वो कमरा मेरे पापा का है, ये घर मेरा है। और पापा के डॉक्यूमेंट, जेवरात, पैसे सब किसकी इजाज़त से आपने निकाले? तोबा, कैसी बदतमीज़ लड़की है, अपने ताया से ज़ुबान चला रही है। जुबैदा ने दोनों गाल पीटते हुए कहा। देखो लड़की, तुम्हारे ये बदतमीज़ अंदाज तुम्हारा बाप बर्दाश्त करता था, मैं नहीं करूँगा। अब ये मेरा घर है। सुल्तान का भाई होने के नाते ये जायदाद, ये बिजनेस सब मेरा है। तुम्हारा काम घर में रहना है और तुम्हारी रोटी कपड़े की जो ज़रूरत है पूरी हो जाएगी। और ये हमारा एहसान मानो, तुम जैसी बदजुबान लड़की जिसकी पहले मंगनी टूट चुकी है
ये भी हमारी कुर्बानी समझो, हम तुम्हें बहू बना रहे हैं। अगले हफ्ते हम तुम्हारा निकाह साद के साथ कर रहे हैं। धमाका होना, जलजलाना, ये सब मुहावरे अब उसकी समझ में आ रहे थे। उसकी नज़रें इन दोनों से होती हुई साद पर जा रुकी। उसकी वही मकरूर दिल जलाने वाली हंसी वो एकदम फट पड़ी। ये नामुमकिन है, मैं उससे शादी करूं। इससे बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। अब के साथ खड़ा हो गया। अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बस, साजिद साहब ने उसे टोक दिया। देखो आयशा, यूँ जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, और इस जायदाद को पाने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है। अब जब मुझे मौका मिला है तुम्हारी ज़िद के लिए, मैं उसे गंवा नहीं सकता। तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था, अड़ियल। सीधी ज़बान उसकी भी समझ में नहीं आती थी। मजबूरन गुंडों को भेजकर मुझे उसे डराना पड़ा ताकि वो साद को अपनाने पर तैयार हो जाए। लेकिन वो नवाजिश के बेटे को ले आया, और वो लड़का तो जैसे तुम्हारे बाप का साया बन गया था। हर जगह उस लड़के ने हमें नाकाम किया, पर जो काम हम नहीं कर सके तुमने कर दिया। जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। और वो जो अपने बेजान वजूद को घसीटती हुई अंदर आ गई। बेड पर बैठकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। या अल्लाह, मुझे मेरी नाफरमानी के लिए माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। वो अब माफ़ी की गर्दान कर रही थी। ओह मेरे खुदा! उसकी बातें सुनकर सिद्रा के मुंह से बेख्तियार निकला, मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्रा। हर वक्त ये धड़का लगा रहता है, अभी कुछ हो जाएगा। हर नया दिन मेरे लिए नया इंकशाफ लेकर आता है। बाहर जाते हैं तो मुझे लॉक कर जाते हैं। एक सकीना का सहारा था, इसे भी उन्होंने निकाल दिया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया। ये तो अंदर एक पुराना मोबाइल था, पापा की कोई पुरानी सिम थी, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और पता है आयशा, मैं 2 दफ़ा तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। कहा तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारा सेल भी बंद था। शक तो मुझे तब भी हो गया था। सिद्रा प्लीज़ कुछ करो, नहीं तो मैं ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। वो अब रो पड़ी थी। आयशा पागल मत बनो, कब तक यूँ रो रो कर खुद को हल्कान करती रहोगी? बहादुरी का मुजाहरा करो। कैसे? वो अब रोते हुए पूछ रही थी। तुम अहमद को फ़ोन करो। अहमद? वो एकदम रुकी। हाँ अहमद, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन सिद्रा, किस मुंह से उससे मदद मांगूं? तुम जानती हो मैंने हमेशा उससे बदतमीज़ी से बात की। वो क्यों करेगा मेरी मदद? वो करेगा तुम्हारी मदद, और क्यों का जवाब वो खुद देगा। मैं समझी नहीं सिद्रा, तुम मुझे उलझा रही हो। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ। मुझे दो। आयशा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। तुम क्या करोगी? उसका नंबर लिखवाने के बाद उसने पूछा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन साइलेंट पर करके उसने वार्डरोब में छुपा दिया। वो जब अपने माजी में झांकने बैठती थी तो सिवाय निदामत के कुछ नज़र नहीं आता था। उसे पापा की कही हुई एक एक बात याद आती। सोचते सोचते वो अहमद पर आकर रुक गई, फिर सर झटक कर जैसे खुद को उसे सोचने से रोका। वो कभी मुझे नहीं अपनाएगा, मैं बदतमीज़ होना। उसकी आंखों की सतह गीली हो गई थी। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई अच्छा एहसास होता तो मेरी खबर तो लेता। जिंदा हूँ या मर गई, फिर सिद्रा ने फ़ोन तो किया होगा, मेरी परेशानी का भी बताया होगा। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया। तभी नागवार सी बू उसके नाक से टकराई तो उसने नज़रें घुमा कर देखा। उसके बिल्कुल सामने साथ बैठा उसे घूर रहा था। वो एकदम यूँ उछल कर खड़ी हो गई जैसे उसे किसी बुच्चू ने डंक मार लिया हो। ऐसा क्या सोचा जा रहा है जो मेरे आने का भी पता नहीं चला? वो नीमा आंखों से उसे देखते हुए बोला। उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट और हरकत बता रही थी वो नशे की हालत में है। इस वक्त बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। खुद पर जमी उसकी नज़रों से उसे कराहियत हो रही थी, और ऐसे ही तासुरात शायद उसके चेहरे पर भी आ गए थे। वह कुछ कहे बगैर आगे बढ़ी, लेकिन उसने भरकर उसका बाजू थाम लिया और इसी तेज़ी से आयशा का हाथ घुमा उसके मुंह पर निशान छोड़ गया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। एक पल के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने तैश के आलम में थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो लहराकर मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी। पेशानी इतनी ज़ोर से ज़मीन से टकराई कि वो बिलबिला उठी। अभी वो संभली नहीं थी कि उसने बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। तुम देखो आज मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ कि दोबारा कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकोगी। वो उसे बालों से घसीट कर बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। खुद को चुराने के लिए वो पूरा जोर लगा रही थी। डोरबेल पर वो एकदम रुका, और यही वो पल था जब वो खुद को उसकी गिरफ्त से चुराकर सीधा कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब वो पागलों की तरह दरवाजे को ठोकरे लगा रहा था। फिर साजिद साहब की आवाज़ आई और इसके बाद खामोशी छा गई। या अल्लाह, मेरी मदद कर। वो कांपते हुए हाथों को एक दूसरे से जकड़े दीवार से लग गई थी। फिर अचानक बाहर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। उसे लगा किसी ने उसे आवाज़ दी है। उसने गौर से सुना, उसका ही नाम लिया जा रहा था। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आयशा! आपकी आवाज़ साफ थी। उसने पहचान भी ली। उसने झटके से दरवाज़ा खोला। वो बिल्कुल सामने खड़ा मुतलाशी नज़रों से उसे ढूंढ रहा था। अहमद! वो चीखती हुई उसकी तरफ भागी। उसके करीब जाते ही उसने उसका बाजू मजबूती से थाम कर माथा उस पर टिका दिया। अहमद ने दोनों बाजुओं से थाम कर उसे सीधा किया। तुम ठीक हो ना? वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था, जहाँ दाएं गाल पर उंगलियों के निशान बहुत वाजे थे और रोने की वजह से उससे बात नहीं हो पा रही थी। आयशा, तुम ठीक हो? आपके नवाजी साहब ने करीब आकर पूछा। वो उनके गले लग गए। बस बेटा, हम आ गए हैं ना। कल तक मुझे ये घर खाली चाहिए। उसने अहमद की ऊंची आवाज़ सुनी। ये घर सुल्तान ने मेरे नाम कर दिया था। साजिद साहब की आवाज़ पर उसने नवाजिश साहब के कंधे से सर उठाकर उन्हें देखा। अच्छा? अहमद तंजी आवाज़ में बोला। उनकी इकलौती बेटी उनकी वारिस मौजूद है, फिर उस खुशी में वो जायदाद आपके नाम करेंगे।
मेरे पास सबूत है। आपकी इत्तला के लिए बता दूं, अंकल की जायदाद की सारी असल दस्तावेज मेरे पास है। मैं बहस नहीं करना चाहता। जिस तरह आपका बेटा जेल पहुंचा है, मैं नहीं चाहता इस उम्र में आप दोनों मियाँ बीवी जेल में चक्की पीसें। आप दोनों को तो मैं उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने एक कमज़ोर लड़की पर हाथ उठाकर जो बेगैरती का सबूत दिया है वो नाकाबिले माफ़ी है। चले पापा, वो कहकर बाहर निकल गया और उनके पीछे वो दोनों भी निकल आए। अहमद के घर में 3 नफूस थे, नवाज़िश अंकल, सलमान टी और अहमद। शुरू में वो उनके साथ एक फासले पर रही, हालांकि वो उसका बहुत ख्याल रखते थे। अंकल सुबह अपने सामने उसे नाश्ता करवाते। उनके जाने के बाद आंटी उसे किचन में साथ ले जाती, कभी अपनी किसी फ्रेंड के घर तो कभी आउटिंग पर। ज़बरदस्ती उसे हर बात में शामिल करते। वो काफ़ी हद तक बहल गई थी। उनका खुलूस और मोहब्बत थी कि वो उनसे अटैच हो गई थी। सिर्फ वही एक नज़र नहीं आता था, और कभी आमना सामना हो भी जाता तो लापरवाह सा गुजर जाता और वो सारा सारा दिन कुटती रहती। उसे अहमद का इग्नोर करना बहुत बुरा लगता था। अपने इस बुरे वक्त में उसे वही याद आया था, और वही था जो उसकी मदद को आया था। फिर क्या बात थी कि वो उससे बोलता नहीं था, हालांकि वो माफ़ी भी मांग चुकी थी। आज वो अंकल और आंटी के साथ बाहर नहीं गई। कमरे में पड़ी बोर होने लगी तो बाहर आ गई और फिर वहीं रुक गई। टीवी लाउंज में टीवी के आगे वही बैठा था और खाना खा रहा था। तभी उसकी नज़र भी उस पर पड़ी। तो मामा पापा के साथ नहीं गई? उसने सरनफी में हिलाया। वो कहकर दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। तो वो ढीठों की तरह दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसने उसके बैठने पर देखा भी नहीं था। वो कितनी देर तक उसे देखती रही। अचानक उसने नज़रें घुमाकर उसे देखा तो वो सटपटाकर टीवी की तरफ देखने लगी। ज़्यादा भूख लगी है? वो हैरत से उसे देखने लगी। यूं दीदों की तरह क्यों देख रही हो मुझे? क्या आंखों के रास्ते मुझे निगलने का इरादा है? ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। वो गुस्से में खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? जहन्नम में। दैट्स गुड, अपना ख्याल रखना। कमरे में आते आते उसकी आंखें भर आई थी। वो सलमान टी से सरदर्द की गोली लेने आई, लेकिन उससे पहले वो अंदर दाखिल होती अध खुले दरवाजे से अपना नाम सुनाई दिया। वो ना चाहते हुए भी बाहर रुकी। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। इस प्यारी बच्ची का असल रूप नहीं देखा आपने, इसलिए प्यारी लगती है आपको। सलमान टी के जवाब में उसे अहमद की आवाज़ सुनाई दी। तुमने ही कहा था ना कि तुम आयशा से शादी करना चाहते हो? अब नवाजिश साहब की आवाज़ थी, जबकि आयशा के दिल की धड़कन तेज़ होगी। जी वो तब की बात है जब मैं उसे ठीक तरह से जानता नहीं था। जानते हैं ना उसने अंकल को कितना टॉर्चर किया है? आयशा ने बेसाख्ता होंठ दांतों तले दबाया। अहमद, वो उसका बचपना था। वो जो भी बात थी बाप बेटी के दरमियान थी। अगर सुल्तान उससे नाराज़ होता तो आखिरी लम्हों में कभी मुझे आयशा को बेटी बनाने की बात न करता, और ना तुम्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसलिए शादी से इनकार कर रहे हो कि उसने किसी और लड़के से मंगनी की थी? नहीं, मैं जानता हूँ वो उसकी असलियत जानने के बाद उससे कितनी नफरत करती है। बात यह है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। गलत। उस दिन जब हम उसके घर पहुंचे थे वहाँ सब थे। चलो उनको छोड़ो, तुम्हारे अलावा मैं भी था, लेकिन उसने सबसे पहले तुम्हें आवाज़ दी थी। और जब तुम्हें उसकी दोस्त का फ़ोन आया तो पागलों की तरह भागे भी तुम थे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें आयशा से शादी नहीं करनी तो बता दो, वो मेरी बेटी है, उसे तुमसे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। उससे आगे अहमद ने क्या कहा, क्या फैसला हुआ, वो नहीं सुन सकी। उस रात वो रोई नहीं, पर सो नहीं सकी। सुबह जब वो डाइनिंग रूम में आई तो वो तीनों मौजूद थे। नवाजी साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंकल, मैं घर जाना चाहती हूँ। तीनों ने एक साथ उसे देखा, जबकि वो नज़रें झुकाए प्लेट के डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी। क्यों बेटा, हमारी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? सलमा ने परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं आंटी, आप लोगों ने जितनी मोहब्बत मुझे दी वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगी? वैसे ही अंकल, जैसे वो सब लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। अहमद ने बेसाख्ता पहलू बदला था। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर लाया हूँ। मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं भेज सकता। प्लीज़ अंकल, मुझे फोर्स ना करें। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। वो यही बताने आई थी। बात ख़त्म करके वो किसी को भी कुछ कहने का मौका दिए बगैर उठ गई। तुमने कुछ कहा है आयशा को? नवाजिश साहब ने गुस्से से अहमद को देखा। उसने सरनफी में हिलाया। वो तो खुद हैरान था। उसे क्या हुआ? मैं पूछता हूँ। नहीं पापा, मैं देखता हूँ। वो एकदम कुर्सी धकेल कर उठा था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला। वो अपने बैग में कपड़े रख रही थी। उसे देखकर वो चौंकी थी। ये क्या पागलपन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से पैकिंग करती रही। तुम जानती हो ना, सादा पुलिस कस्टडी में नहीं, और तुम वहाँ अकेले रहना चाहती हो ताकि वो फिर कुछ उल्टा सीधा करे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी मुसलसल खामोशी पर अहमद ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तो अच्छा है ना, मेरे साथ उल्टा सीधा कर ले। जो लड़कियां अपने बाप को टॉर्चर करती हैं, उनकी इज्जत को नीलाम करती हैं, वो डिज़र्व करती हैं कि उनकी इज्जत से खेला जाए। बड़े ज़ोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। पहले तो वो गाल पर हाथ रख के हक्का बक्का उसका सुर्ख चेहरा देखती रही, फिर बेड पर बैठ कर रोने लगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। होते कौन है आप मुझ पर हुक्म चलाने वाले? वो एकदम हाथ हटाकर गुस्से से बोली। तुम्हारा होने वाला शोहर। वो भी उसी के अंदाज में एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, पर मुझे तो करनी है। क्यों? क्योंकि आई लव यू। वो रोना भूल कर उसका चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुराता हुआ उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। और अब से नहीं, तब से जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था।
तुम्हारी सारी बदतमीजियों के बावजूद अंकल की वजह से थोड़ा दिल ख़राब हुआ था, लेकिन जब उस दिन तुमने माफ़ी मांगी मैंने उसी दिन सब भुला दिया था। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते थे? वो नाराज़गी से बोली। तुम्हें तंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत कम तंग नहीं किया था। और आपने रात को अंकल के क्यों कहा आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वो इसलिए कि मुझे पता था कि तुम बाहर खड़ी हो। आपको सब कैसे पता चल जाता है? वो सब भूल कर जल्दी से बोली। मुझे दिल को जानने का इल्म आता है। अच्छा तो बताइए मेरे दिल में क्या है? मैं अहमद के दावे पर वो हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला? अहमद के कहे पर उसे अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो एकदम खड़ी हो गई। चलो यही बात अब मामा पापा को चलकर बताओ, वो परेशान हो रहे हैं। वो उसका बाजू पकड़ते हुए बोला। अहमद मेरा हाथ छोड़ें। अब क्या उसका चेहरा सुर हो गया। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। चलो वो उसे खींचते हुए बोला तो वो शर्मीली मुस्कुराहट लिए हुए उसके साथ चलने लगी, क्योंकि अब उन्हें यूं ही साथ रहना था, साथ साथ रहना था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।